नमस्कार। माई सेल्फ हितेश कौशिक। सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी इस अतुल्य सीरीज में हमारा डे 3 है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर। देखिए, पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में हमने एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर डिस्कस किया था। आज मेडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर हम डिस्कस करेंगे। आज भी वही पैटर्न रहने वाला है। मैं आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं, जो यूपीएससी मेंस एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए ऐसे 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको अभी इस क्लास में कराऊंगा और साथ ही फिर लास्ट में आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन पांचों प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं घर पे बैठ के और हमारे पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया होगा, उसके जरिए आप हमारे पोर्टल तक पहुंच जाएंगे और उस पोर्टल पर जाकर आप अपने जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उसके आंसर्स अपलोड कर सकते हैं। हमारी टीम उसके रिगार्डिंग आपको फीडबैक देगी, इनपुट देगी, कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही आपको अगर इन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लिखना है, अटेम्प्ट करना है, तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर सेक्टर 25D चंडीगढ़ में आके या फिर हमारे शिमला संजौली सेंटर पर आकर भी अपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों सेंटर्स में आपको हमारी टीम जो है, डेडिकेटेड टीम, आपको गाइड करेगी कि किस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चाहे आप हमारे चंडीगढ़ सेंटर पे आ सकते हैं, चाहे आप हमारे शिमला सेंटर पर आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, यूपीएससी मेंस 2025 को टारगेट करते हुए ये आज का हमारा सेशन है और इस सीरीज का नाम है अतुल्य सीरीज, अतुल्य फॉर आईएएस। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। डे 3 है हमारा। मैंने आपसे जैसा कहा कि आज का हमारा टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब ये देखो, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। मैं यहां पर आपको कुछ चीजें इस क्वेश्चन में बता देता हूं। देखिए सवाल, हाउ डू द आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द विजयनगर एंड बामनी किंगडम्स, ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ विजयनगर एंड बामनी, दोनों ही हमारी दक्षिण भारत की रियासतें मेडिवल पीरियड में, एक दक्कन में और एक एक्सट्रीम साउथ में जो है वो एग्जिस्ट करती थी। और इनके बारे में बोला गया, हाउ डू द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ विजयनगर एंड बामनी इलस्ट्रेट द रिलीजियस एंड कल्चरल इंटरैक्शन ऑफ मेडिवल डेक्कन। ठीक है, तो उस समय का मध्यकालीन दक्कन का जो कल्चरल इंटरैक्शन कैसा था उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, तो ये सवाल में पूछा गया, कल्चरल इंटरैक्शन ऑफ मेडिवल डेक्कन, ये आपसे सवाल में पूछा गया। ठीक है, अब हम शुरुआत कर लेते हैं। देखो, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पे एक चीज दिखा देता हूं कि अगर हमें ये कहना हो कि ये एग्जिस्ट कहां करती थी, ठीक है, क्योंकि पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि विजयनगर अगर मैप पे मैं कहूं तो कहां एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको बना के दिखा देता हूं। देखिए, यहां मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन था, ये पूरा इस रीजन में एग्जिस्ट करता था विजयनगर एम्पायर। ठीक है, और विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था 1336 से लेके 1646 के बीच में। और इसके नॉर्थ में यहां पर ये जो था, ये बामनी सल्तनत था। देखो, इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक नाम का दिल्ली का एक रूलर, जो जो एक्सट्रीम साउथ तक जिसके पास टेरिटरीज थी, वो एक दफा एक फैसला करता है कि वो अपनी कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करेगा और डेक्कन में कहीं ले आएगा, जिस जगह को दौलताबाद कहा गया, महाराष्ट्र में मॉडर्न डे। तो जब वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके ले आया तो हजारों लाखों लोगों को दिल्ली से शिफ्ट करा के वो डेक्कन में ले आया। लेकिन फिर उसने फैसला लिया कुछ सालों के बाद कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे बारिश कम होती है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, यहाँ पर पानी की भी कमी है। उसने बहुत कोशिशें की अपने राज्य में, अपनी कैपिटल के अंदर, जो दौलताबाद कैपिटल थी जो उसकी महाराष्ट्र में, कि भाई उसके अंदर वो सारे इंतजाम कर दे लोगों के लिए, लेकिन नहीं हो पाया।
और नॉर्थ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उसके सामने आ रही थी, जैसे नॉर्थ में कई जगह पे विद्रोह हो रहे थे उसके साथ। तो फिर उसने क्या किया, उसने कैपिटल को वापस शिफ्ट करने का फैसला लिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1327 में, तुगलक डायनेस्टी का रूलर, दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट करता है दौलताबाद, और 1334 में वापस ले जाता है दिल्ली। उसके बाद अपने डेक्कन और साउथ की टेरिटरीज को डिवाइड कर देता है। देखो यहां बना दे, यहां ये जो पूरा एरिया जो मैंने मार्क किया, ये अपने एक गवर्नर बमन शाह को दे जाता है, और यहां पर ये टेरिटरी, इसमें द्वार समुद्र को कैपिटल बना के अपने एक और गवर्नर को दे देता है। लेकिन होता क्या है कि यहां जो ये जो साउथ की टेरिटरी थी, इसमें दो ब्रदर्स थे, लोकल जो रूलर्स थे, हरियर और बुक्का, वो धीरे धीरे इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है अब वो यहाँ नहीं है, तो वो वापस चला जाता है। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान वापस चला गया, तो हरियर और बुक्का ने ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया और यहाँ पे बना दिया विजयनगर एम्पायर। और ये जो एरिया था, ये बमन शाह के पास था। बमन शाह ने 1336 में, जब 1333-34 में वापस चला गया कौन, दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसने भी अपने सारे रिलेशंस तोड़ दिए उससे, और यहां पर बना दी बामनी सल्तनत। तो ये थी बामनी सल्तनत आपकी, और ये थी विजयनगर। ये मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। अब हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसके जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब डेक्कन, अगर हम डेक्कन की बात कर रहे हैं, तो डेक्कन मेडिवल इंडिया में देखो, अब देखो, अब क्योंकि हम इसके आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया था, तो इंट्रोडक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक नहीं, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस बनाई हैं। ठीक है, तो आप देखें, पहला इंट्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ कल्चर्स। अब डेक्कन में, क्योंकि विजयनगर वॉज एक्सपेंडेड टू द डेक्कन, विजयनगर सिर्फ एक्सट्रीम साउथ में नहीं था, वो थोड़ा सा डेक्कन के अंदर तक जो है वो एक्सपैंडेड था। और इस समय पर डेक्कन में जो मेडिवल इंडिया था, तो इसमें डाइवर्स रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर हम विजयनगर के रूलर्स की बात करें, तो देवर ब्राह्मणिकल हिंदूज, उन्होंने तो वो अपनाया था। और जो बामनी सल्तनत के रूलर की बात करते, तो बामनी क्या कौन थे, तो बामनी देवर मुस्लिम्स। ठीक है, तो डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इवन डेक्कन में जैन पॉपुलेशन भी अच्छी खासी थी, ऑल्दो डिक्लाइनिंग थी, लेकिन थी तो, आज भी है डेक्कन के, जैसे मॉडर्न डे कर्नाटका रीजन में। ठीक है, तो विजयनगर और बामनी किंगडम्स बेसिकली, ये जो दोनों थे, ऑल्दो देवर राइवल्स। ठीक है, तो ये क्या थे, देवर राइवल्स, बामनी एंड विजयनगर। बाद के समय में इन्होंने आपस में जो गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा रीजन के लिए आपस में लड़ाई भी लड़ी। ठीक है, तो बट इनका सोशो कल्चरल मिल्यूज देवर सिमिलर। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि बहुत मामले में ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन थी, चाहे विजयनगर में रहने वाली और चाहे बामनी सल्तनत में रहने वाली, उनकी कल्चरली देवर सेम। ठीक है, क्योंकि एक जैसे रीजन में रहते थे। ठीक है, आर्किटेक्चर इनका जो था, वो आप ये कह सकते हैं कि इसमें पॉलिटिकल पावर भी झलकती थी, और म्यूचुअल बोरोइंग्स। बेसिकली आप ये समझे कि बहुत सारी चीजें दिल्ली बामनी सल्तनत ने विजयनगर से ली, बहुत सारी चीजें विजयनगर ने बामनी सल्तनत से ली। तो आपको कई चीजों में जो है वो म्यूचुअल बोरोइंग्स दिखेंगी, रिलीजियस इंटरेक्शन भी ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, और आर्किटेक्चर जो है ना, वो कैसे प्लूरलिज्म, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखा सकता है, आपको पता लगेगा। मतलब आपको आर्किटेक्चर में ही हिंदू आर्किटेक्चर यानी द्रविडियन हिंदू आर्किटेक्चर की भी झलक दिखेगी, साथ ही में इंडो इस्लामिक स्टाइल की झलक भी दिखेगी। ठीक है, तो वो दोनों की ही बिल्डिंग्स में झलकता है कि दोनों के आर्किटेक्चर में एक दूसरे का प्रभाव। ठीक है, उसके अलावा अब दूसरा इंट्रोडक्शन आप कैसे बना सकते हैं, आर्किटेक्चर एज अ मीडियम ऑफ कल्चरल डायलॉग। देखो, आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं, इसमें सिर्फ हमने, देखो इस वाले में हमने सिर्फ कल्चर्स की बात किया, ऑल्दो आर्किटेक्चर को भी इन्वॉल्व किया है। लेकिन अगर हम इस वाले में देखें, तो इसको हमने इस वाले इंट्रोडक्शन में आर्किटेक्चर को एक मेन थीम की तरह यूज किया, आर्किटेक्चर एज अ मीडियम ऑफ कल्चरल डायलॉग। तो आर्किटेक्चर मेडिवल डेक्कन में रिलीजियस बाउंड्रीज से आगे चला गया था। ठीक है, तो उसमें विजयनगर ने हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर बनाया, द्रविडियन स्टाइल पे बेस्ड। ठीक है, और बामनी सल्तनत ने इंडो इस्लामिक स्टाइल यूज किया।
लेकिन दोनों ने ही एलिमेंट्स जो एक दूसरे के बोरो किए। जैसे कुछ जो हैं वो विजयनगर के स्ट्रक्चर्स में आपको डोम्स दिखेंगे इस्लामिक स्टाइल, और ऐसे ही कुछ जो इस्लामिक स्ट्रक्चर, इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर जो बनाए किसने, बामनी सल्तनत ने, उसमें उन्होंने विजयनगर के या द्रविडियन आइडियाज को यूज किया। तो वो भी एक इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हमने सिर्फ आर्किटेक्चर बेस्ड इंट्रोडक्शन बनाया, ये हमने ओवरऑल कि भाई इस समय रिलीजन भी, कल्चर भी, आर्किटेक्चर भी, सब दोनों एक दूसरे से बोरो कर रहे थे। ठीक है, डन। चलो जी, अब चलते हैं मेन बॉडी पार्ट पे। मेन बॉडी में आर्किटेक्चरल इंटरेक्शन इन डेक्कन। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। देखो, क्योंकि एक्चुअली क्या था, क्योंकि इस क्वेश्चन ने आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की ही बात की थी, तो पहली वाली इंट्रोडक्शन में तो ऑल दो हमने सारे एस्पेक्ट दे दिए, दूसरी वाली इंट्रोडक्शन में सिर्फ आर्किटेक्चर का एस्पेक्ट ही दिया, क्योंकि क्वेश्चन में आर्किटेक्चर की बात हुई थी। अब हम जब मेन बॉडी कह रहे हैं तो हमें सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस पर ही फोकस्ड रहना होगा, हम इधर उधर नहीं कर सकते। देखो एक चीज बताऊं, अगर आपको एडिशनल पॉइंट या फिर एडिशनल कोई रेफरेंस देना है, वो आप या तो इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं या फिर कंक्लूजन में। आप मेन बॉडी में जो सवाल ने पूछा उससे राइट लेफ्ट नहीं करेंगे, वरना वो समझ जाएंगे कि यू हैव लेस इंफॉर्मेशन फॉर मेन बॉडी और इसी वजह से आपको कम मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। यहां पर देखो, विजयनगर स्टाइल, मॉन्यूमेंटैलिटी एंड हिंदू सिंबलिज्म विजयनगर स्टाइल में था। देखो, मैसिव टेम्पल्स बनाए, बड़े द्वार, बड़े मंडप वाला ऐसा बनाया उन्होंने टेम्पल्स को। विरूपक्ष टेम्पल देख लो, चाहे आप हम्पी में जो है। ठीक है, विठल स्वामी टेम्पल देख लो। ये दोनों ही मंदिर आपको कैसे दिखेंगे, मैसिव टेम्पल्स है, बहुत ऊंचे। ठीक है, जिनके द्वार गोपुरम बड़े हैं, पिलर्ड मंडप हैं बड़े बड़े। मंडप मतलब वो हॉल्स होते हैं जिसके अंदर, मान लो आप मंदिर में एंटर करते हैं तो मंदिर में पहले मिलेगा आपको एक बड़ा गेटवे, देन आप अंदर पहुंचेंगे तो एक पिलर्ड हॉल, छत होगी जो तीन तरफ से एक्सेसिबल होगा, आप अंदर जा सकते हैं। और साउथ इंडियन टेम्पल्स में, द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स में एक के बाद एक मंडप आते रहते हैं, और फिर लास्ट में मेन श्राइन जो गर्भगृह है वो आएगा। ठीक है, तो उससे पहले कई मंडप आते हैं। नॉर्थ इंडियन स्टाइल में मंडप्स की संख्या कम होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यूज ऑफ द्रविडियन स्टाइल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लामिक आर्क्स एंड डोम्स इन सेक्युलर बिल्डिंग्स। अब देखो, मतलब ये क्या कह रहा है कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए विजयनगर ने, द्रविडियन स्टाइल के थे ऑब्वियसली वो मंदिर, लेकिन कईयों पे ना जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो डोम, वो इस्लामिक स्टाइल का यूज कर लिया। तो दिख रहा है ना ब्लेंड आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। एग्जाम्पल, लोटस महल शोइंग इंडो इस्लामिक फ्यूजन। देखो, मतलब आप ये जैसे विजयनगर के मंदिर तो हमने एग्जांपल में दे ही दिए, उसके अलावा यानी लोटस महल जो है वो जो बामनी रीजन में, तो उसके जैसा कुछ यूज कर लिया गया है ऊपर टॉप स्ट्रक्चर को। ठीक है, चलो, बामनी कॉन्ट्रीब्यूशंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस विद लोकल अडेप्टेशन। अब चाहे आप गुलबर्ग का टॉम्ब देख लें, बिदार का देख लें, उनके ऊपर की जो आर्क है, डोम है, ग्लेज टाइल्स से बनी हुई है, बेसिकली वो प्योर इंडो इस्लामिक स्टाइल है। ठीक है, बिदार का फोर्ट आप देखें तो उसमें ना लोकल मटेरियल यूज किया हुआ है, यानी कि जनरली जिस स्टाइल में इंडो इस्लामिक बिल्डिंग बनती है वो नहीं, जिस स्टाइल में द्रविडियन टेम्पल बनते हैं वो वाला मटेरियल उन्होंने यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन टेक्निक पर्शियन है तो वो भी मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, लोकल मटेरियल यूज करके स्टाइल बनाया अपना। ठीक है, अब क्रॉस कल्चरल बोरोइंग, बामनी कोर्ट में आप देखेंगे कि हिंदू आर्किटेक्ट्स बहुत सारे थे। ठीक है, बामनी जो साम्राज्य था, बामनी सल्तनत, उसके अंदर उनके कोर्ट में बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हिंदू थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनके तौर तरीके वैसे ही होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे इंडो ग्रीक्स जो मूर्तियां बनाते थे ना, उनका मूर्ति बनाने का स्टाइल इंडिया में भी आ गया। जब भारत में बुद्धा की मूर्तियां बनी तो इंडो ग्रीक्स ने अपना स्टाइल मिक्स कर दिया। मतलब क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि बुद्धा के ग्रीक के जैसे कर्ली हेयर्स बना दिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब बुद्धा को पोर्ट्रेल किया तो उन्होंने कुछ गलतियां की, जैसे उन्होंने बुद्धा को ग्रीक गॉड्स के जैसा पोर्ट्रे कर दिया, दाढ़ी दिखा दी, मुझे जो इंडियन स्टाइल में नहीं होता। ठीक है, वो क्यों किया, उन्होंने जानबूझ के वो गलतियां नहीं की, उनको इंसान का पोर्ट्रेयल वैसा ही करना आता है, तो गॉड्स का पोर्ट्रेयल भी बिल्कुल वैसे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं किसी और स्टाइल में कैसे बनता है। अब बामनी कोर्ट में हिंदू आर्किटेक्ट्स को आप डालेंगे जिन्होंने द्रविडियन शैली के मंदिर बनाने में जो है वो काम किया हो, तो वो
फैमिली ट्रेडिशन की वजह से उनको तो वैसे ही बनाना आएगा ना, तो वो कैसे बदल देंगे? ठीक है, विजयनगर रूलर्स ने इस्लामिक स्टाइल कोर्टली स्ट्रक्चर्स, अब अपने जो कोर्ट थे, मेन कोर्ट दरबार जो लगते थे, विजयनगर ने वो दरबार बिल्कुल इंडो इस्लामिक स्टाइल के बना लिए। आप समझ रहे हो कितनी कल्चरल मिक्सिंग हो गई। एग्जाम्पल, एलिफेंट स्टेबल्स इन हम्पी विद डोम्ड रूफ्स एंड आर्क्ड एंट्रेंसेस। अब हाथियों के लिए ना एक उन्होंने जो बेड़ा बनाया, स्टेबल बनाया विजयनगर में, हम्पी में, तो उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया ना, वो ऐसा बनाया जैसा इस्लामिक बिल्डिंग्स के ऊपर डोम स्टाइल होता है, बिल्कुल वैसा। तो है ना बोरोइंग। उसके अलावा पेट्रनेज ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म, दोनों ने अलग अलग फेथ को बढ़ावा दी। जैसे विजयनगर के राजाओं ने शैविज्म को भी बढ़ावा दिया, साथ ही वैष्णविज्म को भी प्रमोट किया और जैनिज्म को भी। तो उन्होंने सभी धर्मों को प्रमोट किया, खासतौर पे शैविज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म। अब अगर हम बात करें बामनी सल्तनत की, तो बामनीज ने क्या किया? बामनीज ने सूफी संतों को भी जगह दी। अब एक चीज है, ऑल्दो बामनीज ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में बिलीव करते थे, पर सूफी सेक्ट जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम से थोड़ा अलग है, उसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो भी मल्टी सेक्ट जो है बिलीवर तो थे। ऑल्दो आप ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं विजयनगर वाज नॉट सपोर्टिंग इस्लामिक रिलीजन एंड बामनीज वर नॉट सपोर्टिंग हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, बट फिर भी मल्टीपल सेक्ट दोनों प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, अब मटेरियल यूज्ड की बात कर लें, तो दोनों ही किंगडम्स जो थे उन्होंने लोकल ग्रेनाइट का यूज किया है एज मटेरियल। चाहे आप ये देख लें, चाहे विजयनगर के स्ट्रक्चर्स को देख लें, चाहे आप देख लें बामनी के स्ट्रक्चर को, तो उन्होंने लोकल ग्रेनाइट, लाइम मोर्टार और ब्लैक बेसॉल्ट ये मटेरियल यूज किया है ताकि ड्यूरेबिलिटी उनकी बनी रहे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने सबने रीजनल मटेरियल, तो ये एक कॉमन चीज है फिर उनकी। तो क्योंकि वो एक ही रीजन में थे, कृष्णा और गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों के लिए डिस्प्यूट थे, तो बिल्कुल एक जैसा ही उनका रहा सिस्टम। ठीक है, अब कंक्लूजन के तौर पे हम देखें तो फर्स्ट, दो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट, आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है ना, उनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उनकी हिंदू आइडियोलॉजी है। ठीक है, पर बोथ किंगडम्स डिस्प्लेड रिमार्केबल टॉलरेंस एंड सिंथेसिस इन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स। मतलब उन्होंने टॉलरेंस दिखाई, उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि ये तो बिल्कुल दूसरे धर्म का एक स्टाइल है, उन्होंने अपनाया, उन्हें जो भी उन्हें बेहतर लगा वो उन्होंने अपनाया। ठीक है, और ये लेगेसी जो है वो ये दिखाती कि कल्चरल इंटरेक्शन जो है वो एक नॉर्मल था, कोई एक्सेप्शन नहीं थी कि उन्होंने जो दूसरे तरीके को इस्तेमाल कर लिया। मान लो बामनी ने विजयनगर का कोई स्टाइल यूज कर लिया या विजयनगर ने बामनी का स्टाइल कर लिया, तो वो नॉर्मल था, वो कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन, आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ विजयनगर एंड बामनी stand testimony to Deccan's role as vibrant confluence of religious tradition। अब दक्खन जाना जाता है ऐसी धरती के रूप में जहां पर धर्म और संस्कृतियों का मेल होता है। ठीक है, और आर्किटेक्चरल जो हेरिटेज है विजयनगर और बामनी की, वो उसका सबूत है। ठीक है, जिसमें क्राफ्टमैनशिप, आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन सब दिखता है, जिसमें अलग अलग स्टाइल जो अलग अलग रिलीजन से जुड़े हो वो यूज किए गए। ठीक है, डन। अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। देखो, इंपैक्ट बताना है आपको एक तो, और उसको एनालाइज करना है कि भक्ति मूवमेंट का जो प्रभाव था सोशल एंड रिलीजियस फैब्रिक ऑफ मेडिवल इंडिया में वो किस तरीके का था। ठीक है, आपको उसकी पूरी गहन समीक्षा करनी है, जांच करनी है, एनालाइज करना है। ठीक है, तो वो हम इसमें करेंगे। देखो अब कैसे, मतलब आपको अलग अलग एस्पेक्ट जो हैं वो कवर करने हैं इसके। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, ऑप्शन 1, भक्ति मूवमेंट के बारे में पहले आपको बताना होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में भक्ति को आपको पहले बता देना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो पिछला जो हमारा क्वेश्चन था विजयनगर बामनी पे, तो इंट्रोडक्शन में कोशिश करें कि पहली 1-2 लाइनों के अंदर विजयनगर और बामनी पीरियड बता दें और रीजन जहां पे वो थे। ठीक है, अब भक्ति मूवमेंट के बारे में बात हो रही तो किसी डायनेस्टिक रूल की बात तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आप भक्ति काल, भक्ति मूवमेंट बता सकते हैं कि ये क्या था। अगर आप उसके पीरियड को भी बाद में बताएंगे तो पहले ये बता दें कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ भक्ति। तो वो एक पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स थी जो उस समय के सोशल सिस्टम्स को चैलेंज कर रही थी, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को मेडिवल इंडिया के चैलेंज किया भक्ति मूवमेंट ने, भक्ति काल ने।
ठीक है। और कब शुरू हुआ? 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में साउथ इंडिया से शुरू हुआ था और फिर नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव किया और प्रमोट किया पर्सनल भक्ति को। मतलब पर्सनल भक्ति आप समझ रहे हैं, मतलब क्योंकि भक्ति काल में ना ऐसा हुआ जहां मंदिरों में प्रवेश बहुत कम लोगों को मिलता था। हिंदू समाज में सिर्फ उच्च जाति के लोगों को ही था, नीची जाति के लोगों को प्रवेश भी नहीं था। लेकिन भक्ति काल में जो भक्ति सेंट्स थे उन्होंने कहा कि आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने इष्ट को, अपने देव को एक मूर्त बना के अपने पास रख लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो पर्सनल डिवोशन या भक्ति, इसका मतलब फिर ये आपके जन्म से, आप किस जाति में जन्मे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी जाति में जन्मे, आप अपने घर में अपने इष्ट को जगह दे सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो पर्सनल डिवोशन शुरू हुआ भक्ति से। तो ये आपने भक्ति को पूरा बता दिया कि व्हाट इज भक्ति, साथ में आपने बता दिया कब शुरू हुआ, कब तक एग्जिस्ट किया और कौन सा रीजन था, आपने पूरा बता दिया। डन। और स्प्रेड कैसे हुआ ये भी बता दिया कि साउथ इंडिया से शुरू हुआ, नॉर्थ की तरफ स्प्रेड हुआ। डन। चलो दूसरा आगे, इंट्रोडक्शन 2। अब दूसरा इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं? भक्ति मूवमेंट ने एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम किया जिसमें कास्ट बैरियर्स को तोड़ा, लैंग्वेज जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया पूरे मध्यकालीन भारत में, और साथ ही आप ये कह सकते हैं कि स्वीपिंग थ्रू द सब कॉन्टिनेंट्स फॉर सेंचुरी, मतलब आप ये कह सकते हैं पूरा उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। भक्ति ने किसी ना किसी तरीके से सभी एरियाज में अपनी पकड़ बनाई। ठीक है। और जो सेंट्स थे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, उन्होंने डिवोशन टू द गॉड को प्रमोट किया, मतलब भक्ति को प्रमोट किया। इस और बेसिकली इसने उस समय के सामाजिक ढांचे को बदल दिया, सोशल रिलेशंस को बदल दिया। ठीक है। तो ये आप दूसरा इंट्रोडक्शन इस तरीके का बता सकते हैं कि भक्ति का इंपैक्ट क्या था। इस वाले में आपने भक्ति का इंपैक्ट बताया, इसमें आपने बताया भक्ति है क्या और भक्ति कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। देखो दो डिफरेंट इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल अलग थी। इसमें आपने बता दिया कि इंपैक्ट क्या था, कि उसने यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम किया, डिफरेंट रीजन्स में स्प्रेड करने में बड़ी भूमिका थी। यहां पे आपने बस बताया कि क्या है भक्ति, कब शुरू हुआ, कब से कब तक रहा और कैसे स्प्रेड हुआ, बस ये बताया था आपने। ठीक है। तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शंस यू कैन मेक। ऐसा नहीं है कि एक के आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे दूसरे के नहीं। अगर आपने बेटर पोर्ट्रेयल किया है तो आपको दोनों में ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब मेन बॉडी पे आते हैं, सोशल एंड रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, मैं मार्क्स की बात कर रहा था तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चंस इन जीएस1 ईदर 10 मार्कर और 15 मार्कर। 10 मार्कर्स में यू विल हैव 150 वर्ड्स टू राइट और 15 मार्कर में यू विल हैव 250 वर्ड्स टू राइट। ठीक है। तो ये दो हैं। हमने जो भी आंसर्स बनाए हैं ये 250 वर्ड्स के हिसाब से, लेकिन बट यू कैन आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आप छोटा कर दें उन्हें, सिंपल सी बात है। आप अपने जो मेन बॉडी के जो एक्सप्लेनेशन है उनको कट शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप नंबर ऑफ सब हेडिंग्स जो है वो भी कम कर सकते हैं अगर वो 10 मार्कर में पूछा गया तो। ठीक है। आपको इतने सारे पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप सब हेडिंग्स कम करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको वर्ड लिमिट के अंदर रहना है, और उसके अंदर रहे तो अच्छा है, क्योंकि उससे बाहर जाएंगे तो वो फिर आपके लिए नेगेटिवली जो आपके स्कोरिंग को इंपैक्ट करेगा, तो वो हमें नहीं करना है। अब सोशल इंपैक्ट चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम। सबसे पहले मेन बॉडी हेडिंग क्या है? सोशल एंड रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहां पे देख लो, ये हमने बनाया अपना सोशल, इतना ही बस। ठीक है। मेन बॉडी आपको वर्ड नहीं लिखना है, बट मैंने आपके रेफरेंस के लिए ये लिखा है सोशल एंड रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपने हेडिंग बनाया। अब सोशल इंपैक्ट क्या था भक्ति का? ठीक है। इसने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया। पहला, बर्थ बेस्ड जो हायरार्की थी, मतलब आपके जन्म के हिसाब से जो आपको प्रिविलेजेस मिलते थे, उस सब को दरकिनार किया भक्ति काल ने। भक्ति सेंट्स ने कास्ट सिस्टम का पुरजोर विरोध किया। साथ ही डिवोशन को उन्होंने ये कहा कि ये किसी के जन्म के आधार पर डिसाइड नहीं होगा, भक्ति को कोई उसके जन्म के आधार पर नहीं, हर कोई व्यक्ति जो है वो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खुद बना सकता है। तो ये उन्होंने कहा। एग्जाम्पल, सेंट रविदास एक कॉबलर थे, उन्होंने इक्वालिटी की बातें की। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने सभी डिवोटीज जो अलग अलग जातियों के थे उनको जो है वो एक साथ लाने की बात की।
ठीक है, तो ये बेसिकली बर्थ बेस्ड हायरार्की जो है वो उसको सीधा सीधा चैलेंज किया भक्ति काल ने। उसके अलावा प्रमोटिंग सोशल इक्वालिटी, ज्यादातर भक्ति सेंट्स ने क्या किया, सत्संग परंपरा को बढ़ावा दिया। सत्संग जिसमें सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग जो है वो एक साथ आके उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो किस चीज को प्रमोट किया, मेनली सत्संग को। ठीक है, और इससे ऑब्वियसली था कि सोशल सेग्रीगेशन जो सोसाइटी में था उसको वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल बासवन्ना और वीरशैव मूवमेंट जो कर्नाटका में हुए, तो इन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन को बेसिकली कास्ट डिस्टिंक्शन जो थी सोसाइटी में उसके खिलाफ काम किया। ठीक है, उसके अलावा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अब कई सारी फीमेल रिफॉर्मर्स भी रही भक्ति काल की, जैसे मीराबाई, अक्का महादेवी, श्री अंडाल, ये भक्ति काल की विमेन सेंट्स हैं। इन्होंने अपनी डिवोशनल पोएट्री बनाई और अपने टर्म्स पे लाइफ जी। जैसे मीराबाई का एग्जांपल मैं देता हूं। मीराबाई एक राजपूत महिला थी, एक राजपूत घर में उनकी शादी हुई, लेकिन उन्होंने अपने पति का घर त्याग दिया और भक्ति के मार्ग को चुना। ठीक है, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना जीवन जीने का फैसला किया, और जो पेट्रार्कल सोसाइटी थी, पेट्रार्कल नॉर्म थे, उनको चैलेंज भी किया, साथ ही महिलाओं की इक्वालिटी जो है उसको साबित भी किया। ठीक है, और उनकी स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज को भी साबित किया इन सभी फीमेल सेंट्स ने। ठीक है, अब रिलीजियस इंपैक्ट देखें, एम्फेसिस ऑन मोनोथिज्म। अब एक चीज देखो, मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वरवाद और पर्सनल गॉड जैसे कॉन्सेप्ट। मोनोथिज्म और पर्सनल गॉड जैसे कॉन्सेप्ट जो है ना, जैसे अगर मैं बात कहूं एक ईश्वर की आराधना विष्णु, कृष्णा, राम और शिवा, ठीक है, तो उन्होंने एक ईश्वर में ही प्रीत लगाने की बातें की। जैसे चाहे वो कोई भी हो सकता है, किसी ने कहा कि राम से प्रीत लगा लो, किसी ने कहा कृष्ण से लगा लो, किसी ने कहा विष्णु से, या किसी ने शिव से। ठीक है, लेकिन एक गॉड से और पर्सनल गॉड से अपना इष्ट उन्हें बना लो। ठीक है, तो ये प्रमोट किया गया। ठीक है, और तो इससे क्या हो गया, फेथ ज्यादा रिलेटेबल हो गया लोगों के लिए। एग्जाम्पल अलवर्स जो तमिल वैष्णवाइट सेंट्स थे और नयनार तमिल शैवाइट सेंट्स थे, इन्होंने अपनी चूजन डाइटी के प्रति ही प्यार दिखाया। मतलब देखो, ऑल्दो वैसे तो अगर हम ये बात करते हैं कि अलवर विष्णु भक्ति वाले थे और नयनार शिव भक्ति वाले थे, पर उन्होंने पर्सनल गॉड को ज्यादा जो है वो एम्फेसिस दिया कि अपने इष्ट की तरफ जो है वो सारा अपना जीवन समर्पित कर दो, उस तरीके का भाव। ठीक है, और इससे क्या था कि ऐसा जो है ना, ये मतलब कि जहां कंफ्यूजन थी रिलीजन को लेके और आस्थाओं को लेके कि इनको भी पूजे उनको भी पूजे, उनको उस चीज को उन्होंने खत्म किया और ज्यादा लॉजिक और रैशनैलिटी लेके आए। क्रिटिक्स ऑफ रिचुअल्स एंड प्रीस्टहुड। अब देखो, जो रिचुअल्स है ना, रिचुअल्स को तो बिल्कुल ही गलत बताया भक्ति सेंट्स ने कि इन रिचुअल्स की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका दिल स्वच्छ है, साफ है, तो आपको इन रिचुअल्स को निभाने की जरूरत नहीं। अब ब्राह्मण जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो लोगों को बताते थे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, उसकी भी जरूरत को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। पर्सनल गॉड्स को प्रमोट किया, तो आपको किसी मंदिर में जाके ब्राह्मण के बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने ईश्वर से अपने घर में अपने हिसाब से जो है वो प्रीत लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कबीर, गुरु नानक, ओपनली इन्होंने सारे रिचुअल्स को रिजेक्ट किया, बिल्कुल कहा कि ये सभी गलत हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा को इन्होंने गलत बताया, और प्रीस्टली मीडिएशन मतलब ईश्वर के साथ आपको अगर इंटरेक्शन करना है तो आपको किसी पुजारी की, किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक्सेसिबिलिटी एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब इन सेंट्स ने जो पोएट्री बनाई, पोएट्री जो ऐसी पोएट्री थी जो दिल को भाती थी, ऐसी पोएट्री जो आम भाषा में, लोगों की जनमानस की भाषा में बनाई गई थी, जैसे तमिल, हिंदी, मराठी, बंगाली, सबने अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में सूफी संतों ने अपने अपने पोएट्री को बनाया। संस्कृत जो एक एलीट क्लास की लैंग्वेज थी, उसको उतना ज्यादा यूज नहीं किया गया। इसका मतलब यह था कि इससे हर किसी के लिए ये पोएट्री, हर किसी के लिए भाव एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, तो कॉमन पीपल भी इससे जुड़ पाए। और एक चीज और, इन सभी भाषाओं का अपना लिटरेचर बन गया। ठीक है, तो एनरिच हुआ रीजनल लिटरेचर इसकी वजह से।
ठीक है, मतलब आप ये सोचे ना कि जब आम परंपरा में आपकी भाषा में, जैसे मान लीजिए हिंदी हो गई या फिर मराठी बंगाली, इसमें भजन गाए जाने लगे, तो फिर उनको लिखा भी जाने लगा उसी भाषा में, और जब लिखा जाने लगा तो उससे बना उसका लिटरेचर। ठीक है, तो इससे लिटरेचर भी रिच हुआ। ठीक है, और ब्रिजिंग कम्युनिटीज एंड, ये एस जो लिखा है ना कई बार जगहों पे, तो इसको समझ आना, आप एंड है ये किसी वजह से एस बन गया, एंड ब्रिजिंग कम्युनिटीज एंड कल्चरल सिंथेसिस। अब हिंदू मुस्लिम इंटरेक्शन, कुछ सेंट्स जैसे निर्गुण सेंट कबीर, दादू दयाल, ये फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते थे कि ईश्वर निराकार है, और उन्होंने अपनी टीचिंग्स में आइडियाज जो यूज किए तो मिक्स आइडियाज थे, जिसमें हिंदू धर्म के आइडिया और इस्लाम धर्म के आइडिया दोनों ही थे। ठीक है, और जिससे सब रिलेट कर पा रहे थे। तो उन्होंने एक ऐसा क्लाइमेट बनाया जिससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी दो सभी धर्मों की एक दूसरे को लेके, और सूफी थॉट्स को ज्यादा प्रमोट किया गया। ठीक है, और ऑल्दो while tensions existed, the movement created spaces for dialogue. Although धर्मों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, मेडिवल एज में जब भक्ति मूवमेंट अपनी पीक पे था, टेंशन जरूर थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में बातचीत का रास्ता, डायलॉग का रास्ता तैयार किया किसने? ऑब्वियसली भक्ति काल ने। ठीक है, भक्ति सेंट्स ने। रीजनल आइडेंटिटी एंड लिटरेचर, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि जब रीजनल लैंग्वेज का, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का यूज किया गया, तो डिवोशनल लिटरेचर बहुत सारा बना रीजनल लैंग्वेजेस में। ठीक है, और इसी से मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो इतनी सारी डाइवर्स लैंग्वेजेस भारत में बन पाई विद स्ट्रॉन्ग लिटरेचर्स ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल हुआ भक्ति काल की वजह से। ठीक है, तो अगर कंक्लूजन देखें तो अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि इंपैक्ट जो था ना, उसकी आपने गहन समीक्षा करनी है, सोशल और रिलीजियस फैब्रिक पे क्या था। ठीक है, तो अब आपको एक कंक्लूजन बहुत अच्छा सा देना होगा, ये जो भी सब सारे पॉइंट्स आपने यूज किए उसको मिला करके। तो भक्ति मूवमेंट ने एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ी, इसने सोशल इनइक्वालिटीज बेसिकली उनको चैलेंज कर दिया, जो भी समाज में ऐसी थी, कास्ट प्रॉब्लम्स थी उसको, या फिर रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड था उसको। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी को लोगों के अंदर बसा दिया, डिवोशन को बसा दिया। ठीक है, और एक पावरफुल मैसेज दिया इक्वालिटी का और यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस का। सबने अपनी देसी भाषाओं को, लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया, और इससे क्या हुआ कि कास्ट रिजिडिटी धीरे धीरे खत्म हो गई, और सोशल और रिलीजियस जो आप ये कह सकते हैं कि लैंडस्केप इस धरती का, इस हमारे देश का, वो बदल दिया, और फेथ को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया भक्ति ने। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन आप बना सकते हैं। तो कंक्लूजन आपका यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा अगर आप कंक्लूजन देखें तो भक्ति मूवमेंट एक क्रूशियल ब्रिज की तरह इसने काम किया। ठीक है, चाहे उसने समाज में फैली कुरीतियों की, बुराई की, साथ ही मॉडर्न रिलीजियस एक्सप्रेशन, मतलब आज का जो धर्म को देखने का नजरिया है ना, उसको बनाने के पीछे भक्ति मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और साथ ही जो सबसे निचले तबके थे, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे, ठीक है, उनके लिए साधना को बड़ा आसान कर दिया। मतलब पहले उनके लिए पूजा बड़ी मुश्किल थी, मंदिरों में प्रवेश नहीं था, अलग अलग जगहों पर उन्हें जो है वो आगे जाने नहीं दिया जाता था किसी भी धार्मिक स्थानों पर। तो इसीलिए बेसिकली बहुत आसान कर दिया। पर्सनल डिवोशन, अपने इष्ट अपने घर में रख के, अपनी भाषा में, आपको संस्कृत जैसी या कोई भी एलीट लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बहुत आसान बना दिया धर्म को सबके लिए किसने? भक्ति काल ने। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डिड द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, अब ये देखना बड़ा मजेदार है अभी, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत रिफ्लेक्ट द फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। ठीक है, मेन वर्ड है रिफ्लेक्ट द फ्यूजन। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट द फ्यूजन। अब देखो एक चीज है, पहली चीज कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो एक तो फारसी यानी पर्शियन ट्रेडिशन, मतलब एक चीज बताता हूं, इस्लाम जब भारत पहुंचा तो मेनली इट केम टू इंडिया थ्रू पर्शिया। पर्शिया एक सेंट्रल
रीजन था, जिससे होते हुए इस्लामिक रूलर्स और इस्लाम में मानने वाले लोग, इस्लामिक फेथ के लोग भारत पहुंचे। पर्शिया इटसेल्फ इज अ लैंड ऑफ कल्चर। पर्शिया अपने आप में, जो आज का ईरान है, इज अ लैंड ऑफ कल्चर। जैसे भारत भी एक लैंड ऑफ कल्चर है, वैसे ही पर्शिया भी एक स्ट्रॉन्ग लैंड ऑफ कल्चर है। तो फारसी संस्कृति भारत आ गई जब बहुत सारे इस्लाम के मानने वाले लोग फारस के रास्ते इंडिया आए या पर्शिया के रास्ते इंडिया आए। और इंडियन कल्चर भी जो स्ट्रांग था, तो हम क्या देखते हैं कि इस्लाम के भारत आ जाने की वजह से और दिल्ली सल्तनत के इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ने किस तरीके से पर्शियन स्टाइल को और इंडियन स्टाइल को, इंडियन आर्टिस्टिक स्टाइल को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे ना, उन्होंने पर्शियन स्टाइल भी अपनी यूज किया है और आर्किटेक्चर में, और इंडियन स्टाइल भी यूज किया है। तो वो हमें साफ दिखता है। तो अब वही देख लेते हैं, आप इंट्रोडक्शन किस तरीके का बनाएंगे यहां पर। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन वन, द मीटिंग ऑफ कल्चर्स। फर्स्ट, कि दिल्ली सल्तनत की बिल्डिंग्स ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ पर्शियन स्टाइल, वो तो क्वेश्चन बोल ही रहा है, ब्रॉट बाय रूलर्स, जो रूलर्स लेके आए, और इंडियंस की अपनी पुरानी बिल्डिंग स्किल्स, उनका मिक्सचर दिखता है हमें दिल्ली सल्तनत की बिल्डिंग्स में, सिंपल। और व्हेन टर्किश एंड अफगान रूलर्स एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत, ज्यादातर बेसिकली हम ये कहें कि जो दिल्ली सल्तनत के रूलर या तो टर्किश थे या अफगान थे। ठीक है, और वो आए, दे केम टू इंडिया थ्रू पर्शिया, या फिर आप ये कह सकते हैं क्योंकि पर्शिया इज इन बिटवीन टर्की एंड अफगानिस्तान रीजन, और चाहे वो आप ये कह लें कि इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर था ना ईरान का, पर्शिया का, उसके आसपास के क्षेत्रों पर भी उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रभाव था। जैसे इंडिया का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, तो वैसे ही उनका भी था। ठीक है, तो टर्किश और अफगान रूलर्स फारसी संस्कृति को भारत ले आए, फारसी आर्किटेक्चरल स्टाइल को भारत ले आए, और उन्होंने इंडियन एग्जिस्टिंग टेम्पल्स के साथ उस आइडियाज को मिक्स कर दिया। ठीक है, पैलेस बिल्डिंग ट्रेडिशंस हो, तो उसमें उन्होंने एक नया स्टाइल क्रिएट कर दिया मिक्सिंग करके। ठीक है, तो ये आप इस तरीके का एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड इंट्रोडक्शन कैसा होगा? सल्तनत रूलर्स यूज्ड आर्किटेक्चर मिक्सिंग पर्शियन एंड इंडियन एलिमेंट्स टू शो देयर पावर एंड फेथ। तो सिंपल है, इसमें भी हम वही कह रहे हैं ऑलमोस्ट, कि उन्होंने क्या किया कि पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को मिक्स कर दिया। चाहे वो किले बनाने में हो, चाहे वो मस्जिदें बनाने में हो, चाहे वो टॉम्ब्स बनाने में हो, चाहे और दूसरी बिल्डिंग्स जो बिल्कुल जिस तरीके से क्राफ्ट की जाती थी पर्शिया में, वैसे ही इंडिया में क्राफ्ट की जाने लगी, बट इंडियन लोकल मटेरियल यूज करके। देखो, इस वाले में हमने क्या किया कि हमने ये बोला कि मिक्सिंग ऑफ आइडियाज हुआ और इंडियन ट्रेडिशंस को मिक्स किया। इसमें हमने यहां पे कहा कि एक तो मटेरियल लोकली यूज किया, इसमें हमने ये कह दिया। साथ ही हमने ये कह दिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स जिसमें वो मिक्सिंग देखने को मिलती है, वो हमने यहां पे हाईलाइट कर दिया। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, चलो, मेन बॉडी, एलिमेंट्स ऑफ फ्यूजन। एलिमेंट्स ऑफ फ्यूजन हमें बताने कि क्या थे, क्या क्या चीजें जो है जो हमें दिखाती है कि भाई पर्शियन और इंडियन फ्यूजन हो रहा है इंडो इस्लामिक बिल्डिंग्स दिल्ली सल्तनत की में। ठीक है, तो अब एक एक करके देख लेते हैं वो क्या क्या था। ठीक है, पहला आर्क्स एंड डोम्स। अब बिल्डिंग शेप्स और स्ट्रक्चर्स में ना सबसे पहला आर्क्स एंड डोम्स। तो आप ये देखोगे, आर्क और डोम बेसिकली अंदर से, आप अगर किसी बिल्डिंग के खड़े तो अंदर से आपको एक आर्क दिखाई देगा, और बाहर से खड़े होंगे तो वो डोम नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये आर्क और डोम जो है बेसिकली ये इस्लामिक आर्किटेक्चर में होता है, क्योंकि इंडिया में क्या होता था कि स्टोन की स्टैकिंग करके जो है वो टॉप्स बनाए जाते थे, तो ये बदल दिया, ये पर्शियन स्टाइल यूज किया गया। ठीक है, तो आर्क्स एंड डोम्स, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का डोम देख लें, आर्क डोम देख लें, या अलाई दरवाजा का देख लें, तो ये बिल्कुल ऐसा गुम्बद वाला स्टाइल बनाया, तो ये कहां का? पर्शियन स्टाइल का। ठीक है, इंडियन मेसनरी एंड प्लेटफॉर्म। अब लोकल पत्थर का इस्तेमाल किया, जैसे रेड सैंडस्टोन, मार्बल, ये इंडिया के लोकल मटेरियल्स थे जिनका यूज किया गया उन बिल्डिंग्स को बनाने में। ठीक है, और ज्यादातर बिल्डर्स ने क्या किया, स्ट्रक्चर्स को ऊंचे उठा के प्लेटफॉर्म्स पे बनाया।
अब ये हिंदू नॉर्थ इंडियन नगर स्टाइल हिंदू मंदिरों में होता है कि थोड़ा सा आप ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, फिर आप मेन स्ट्रक्चर जो है वो बिल्डिंग का बनाते हैं। तो वही यूज कर लिया यहाँ पे लोगों ने, क्योंकि इस अगर आप इंडो इस्लामिक पर्शियन आर्किटेक्चर की बात करें तो पर्शियन आर्किटेक्चर में नेचुरली कोई ऊंचा उठा के नहीं बनाता है, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत के स्ट्रक्चर है वो ऊंचे उठे हुए हैं। तो ये एक स्टाइल किसका है? ये इंडियन स्टाइल है, इंडिजीनियस स्टाइल है जो उसमें ऐड किया गया। ठीक है, चाहे आप कुतुब मीनार का बेस देख लें, चाहे कुतुब कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग देख लें, तो उसमें ऐसे ही दिखेगा, ऊंचा उठ के बना हुआ है। देन और डेवलपिंग द ट्रू डोम्स। अब एक और चीज है कि शुरुआती डोम्स जो थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए जिस स्ट्रक्चर्स में, चाहे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क हो या बाद में अलाई दरवाजा जो बना, उन सब में आप ये देखेंगे कि ट्रू डोम्स थे, मतलब ऊपर गुंबद थे प्रॉपर, जो वो चीज हमने बोली थी आर्क्स और डोम स्टाइल, तो प्रॉपर गुंबद थे टॉप पर। जैसे हमारे यहाँ पे आप मंदिरों में देखेंगे ना, कर्वी लीनियर पैटर्न है या पत्थरों से एक एक करके टॉप धीरे धीरे जो है वो नैरो होता जा रहा है, वो वाला स्टाइल नहीं, सीधा डोम, बिल्कुल डोम जो अलग से बना के ऊपर रखे गए थे। ट्रू डोम जो पर्शियन स्टाइल में होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। डेकोरेशन, एक चीज जो पर्शियन स्टाइल है, पर्शियन स्टाइल में ना इस्लामिक कैलीग्राफी का यूज किया जाता है, मतलब ज्यादातर दीवारों पर बहुत सुंदर तरीके से इस्लामिक आयतों को लिखा जाता है। तो वो स्टाइल इंडिया का नहीं था, ये पर्शियन स्टाइल आ गया और फिर दीवारों पर वो आयतों को लिखा जाने लगा। और खास तौर पे ज्योमेट्रिकल डिजाइन, आप किसी भी जो इंडो इस्लामिक बिल्डिंग को जो दिल्ली सल्तनत की देखे तो उसमें ना ज्योमेट्रिकल डिजाइंस का बहुत महत्व है। तो वो भी पर्शियन स्टाइल या अरेबिक स्टाइल जो है वो वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और पर्शिया ने वो ट्रेडिशन अरेबिया से लिया और वो ट्रेडिशन फिर इंडिया आ गया, तो ये भी एक मिक्सिंग देखने को मिलती है। चाहे आप कैलीग्राफी जो कुतुब मीनार पे लिखी है वो देख लें, या फिर अलाई दरवाजा के अंदर जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हुए हैं अंदर की तरफ वो देख लें। उसके अलावा इंडियन फ्लोरल एंड सिंबॉलिक कार्विंग्स। अब जैसे कुछ इंडियन स्टाइल जो है ना वो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स में आपको दिखेंगे, मतलब दिल्ली सल्तनत के स्ट्रक्चर्स में, जैसे कमल का फूल, उसका यूज कई जगह है, बेल का यूज, चेन्स का यूज, और समटाइम्स फिगर। वैसे इस्लामिक बिल्डिंग्स में ना, दिल्ली सल्तनत की बिल्डिंग्स में फिगर तो रेयर है, लेकिन कुछ जगहों पे है बहुत रेयर। ठीक है, तो वो सब ये कहां से लिया? ये इंडियन स्टाइल से लिया गया है। जैसे लोटस कमल का प्रदर्शन करना हिंदू स्टाइल कार्विंग्स में पिलर्स पर देखा जाता है, और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में भी आपको ये पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा कि कमल को कई जगह पे वहां पे प्रदर्शित किया गया है। आगे मटेरियल एंड टेक्निक की बात कर लें हम, तो स्पोलिया, रीयूज्ड मटेरियल। ठीक है, अब एक चीज क्या है कि जो शुरुआती बिल्डिंग्स थी उसमें पिलर्स, स्टोन्स और कार्विंग्स का यूज किया गया है। ठीक है, अब देखो पिलर, स्टोन्स और कार्विंग्स, इसका मतलब क्या है कि पिलर बनाए गए हैं बिल्डिंग्स में और पत्थर का इस्तेमाल काफी है। और ज्यादातर ये सब कहां से ले लिया गया था? जो पुरानी बिल्डिंग डिमोलिश की ना दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने, तो वही स्ट्रक्चर को यूज कर लिया, तो बेसिक स्ट्रक्चर को। तो स्टोन वैसे के वैसे यूज हो गए, पिलर वैसे के वैसे यूज हो गए। ठीक है, कार्विंग्स जो पहले से थी, जो डिमोलिश हिंदू और जैन टेम्पल्स की, वो यूज हो गई। ठीक है, तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में कई सारे पिलर हैं, आप समझ जाओगे। ठीक है, और उसमें क्लियरली हिंदू देवता दिखते हैं, और कुछ हिंदू जो चित्र हैं वो भी उस पर बने हुए। तो इसका मतलब है कि आप रीयूज्ड मटेरियल जब यूज करते हैं तो उसकी वजह से मिक्सिंग तो देखने को मिलती है। लाइम मोटार, सुल्तानों ने लाइम मोटार का यूज किया ताकि ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाए। ये एक ओल्ड इंडियन टेक्निक थी लाइम मोटार को यूज करने की, तो वो यूज की गई। ठीक है, तो फिर से मिक्सिंग आपको दो मिलती है, इंडियन स्टाइल दिखता है पूरा। अडेप्टिंग टू द लैंड, अब उस समय के जो रूलर्स थे उन्होंने बिल्डिंग्स में को इस तरीके से बनाया, क्योंकि भारत में पड़ती थी गर्मी, ताकि उससे अडेप्ट करने के लिए इंडिया की हीट से, तो ओवरहैंगिंग छज्जे बनाए गए। ठीक है, सपोर्टेड बाय ब्रैकेट्स, वाटर टैंक्स, ये सब बनाना जरूरी था ताकि भारत की हीट को जो है वो काउंटर किया जा सके। ठीक है, ऊपर से टॉम्स, अब ग्रैंड टॉम्स जो इस्लामिक टॉम्स थे उनके डिजाइन में ऑफन सैट ऑन प्लेटफॉर्म्स एंड यूज लोकल रेड सैंडस्टोन
एंड व्हाइट मार्बल क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट लुक। अब देखो, जैसे कई सारे टॉम, जैसे गयासुद्दीन तुगलक का टॉम है, उसमें आपको देखने को मिलेगा एक तो ऊंचा स्ट्रक्चर जो हमने पहले बात की थी, ऊंचे पे बनाया है। दूसरा, लोकली अवेलेबल रेड सैंडस्टोन या फिर व्हाइट मार्बल का यूज किया है, ठीक है। और कई जगहों पे ऐसे किया उन्होंने, कहीं लाल पत्थर, कहीं व्हाइट मार्बल, कहीं कोई और पत्थर। इससे क्या है कि वो लुक को भी एनहांस करने के लिए उन्होंने वो चीज की है टॉम्स में। लेकिन ये अडेप्टेशन कैसे है, क्योंकि इंडियन बिल्डिंग्स में ऐसा दिखता था, ऐसे रंगों का जो वो मिक्सिंग करते थे, तो ऐसे इन्होंने भी कर ली, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर जो है वो ओवरऑल सक्सेसफुली उसने दो ग्रेट ट्रेडिशंस को मर्ज कर दिया, जैसे मैंने बताया, पर्शियन ट्रेडिशन को और इंडियन ट्रेडिशन को, ठीक है। पर्शियन आर्क्स और डोम्स इंडियन मटेरियल के साथ यूज किए गए, और क्राफ्टमैनशिप, डेकोरेटिव एलिमेंट्स बहुत सारे, और ग्रैंड बिल्डिंग्स, बेसिकली ये इंडियन आर्किटेक्चर, क्योंकि बड़े बड़े भव्य बिल्डिंग पहले से भारत में बनती थी, और ऊपर से डोम वाला स्टाइल उसमें जोड़ दें तो ये बन गया एक नया स्टाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ कबीर्स टीचिंग्स ऑन द भक्ति मूवमेंट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द कल्चरल सिंथेसिस ऑफ मेडिवल इंडिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इंपैक्ट ऑफ कबीर टीचिंग्स, उसको इवैल्यूएट करना है ऑन भक्ति मूवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल सिंथेसिस ऑफ मेडिवल इंडिया। कबीर की टीचिंग, ठीक है, भक्ति काल के एक बहुत रैशनल सेंट माने जाते हैं कबीर, ठीक है। तो उनका क्या प्रभाव रहा भक्ति मूवमेंट पे, और कैसे उन्होंने संस्कृति पर प्रभाव डाला मध्यकालीन भारत की, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये अब आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। कबीर, पहले तो आप बता दें, 15वीं सेंचुरी के एक वीवर सेंट थे, जुलाहा बोलते हैं उन्हें, कपड़ा बुनने वाले एक व्यक्ति। और उनको काफी सारी चीजों की परेशानी झेलनी पड़ी उस समय पे, समाज में जो ऑर्थोडॉक्सी थी वो झेलनी पड़ी, इनइक्वालिटी, ठीक है। लेकिन उन सब के खिलाफ उन्होंने जो है वो आवाज उठाई, और अपनी रेडिकल और रैशनल थॉट से एक रेवोल्यूशन लाने की, एक बदलाव लाने की कोशिश की, ठीक है। बनारस के पास उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और उन्होंने अपने जीवन में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही विचारों से वो पूरे तरीके से अवगत थे, ठीक है। उनकी जो वर्सेस बहुत सिंपल होती हैं, जो जो वो दोहे कहते थे या जो भी उन्होंने वर्क्स लिखे हैं, वो बहुत सरल सिंपल भाषा में थे। और उन्होंने उस समय के जो रिचुअल्स और नॉर्म्स थे सोसाइटी के, उनको चैलेंज किया। साथ ही ये कहा कि आप जिस भी जाति के हों उसमें आपको जो है वो प्राइड महसूस करना चाहिए। और साथ ही में उन्होंने गुरु नानक देव की तरह ही फॉर्मलेस गॉड को भी प्रमोट किया। फॉर्मलेस गॉड, ही प्रमोटेड व्हाट, फॉर्मलेस गॉड। ये सबसे ज्यादा, एक तो फॉर्मलेस गॉड को प्रमोट किया, और रेडिकल एंड रैशनल थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो रेडिकल और रैशनल थिंकिंग और टीचिंग के लिए भी, ठीक है। दूसरे इंट्रोडक्शन में आप ये कह सकते हैं कि कबीर की टीचिंग्स भारत में लोगों को जोड़ने का काम करती है आज भी। और उस समय भी उन्होंने दो अलग अलग कम्युनिटीज को मेडिवल इंडिया में यूनाइट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने डे टू डे लैंग्वेज, ऑल दो लाइक अदर भक्ति सेंट्स, उन्होंने डे टू डे लैंग्वेज का, एवरीडे लैंग्वेज का यूज किया, ठीक है। और भक्ति सेंट्स ने यूनिवर्सल पाथ ऑफ डिवोशन, मेन चीज क्या है, यूनिवर्सल पाथ ऑफ डिवोशन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भक्ति के मार्ग को लोगों तक पहुंचाया कि कैसे होता है, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम स्पिरिचुअल आइडियाज को मिक्स कर दिया। साथ ही जैसे अभी हम उनकी कुछ टीचिंग्स देखेंगे मेन बॉडी में, जैसे कि उनका कहना था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो नाम है, ठीक है। तो ऐसी टीचिंग्स थी उनकी जिससे उन्होंने दो अलग अलग फेथ्स को एक दूसरे के करीब आने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। आज भारत का जो सेकुलर एनवायरनमेंट है उसमें कबीर का बहुत बड़ा रोल है। आप इसको कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं जो मैंने बोला, ठीक है, कि आज के सेकुलर एनवायरनमेंट में जो इंडिया में है उसमें कबीर जैसे रैशनल थिंकर्स का बहुत बड़ा रोल है, जो दोनों ही आइडियाज को प्रमोट करते थे, हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स। बट ही वाज अगेंस्ट रिचुअल्स, बस ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कबीर्स
रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट। पहला, चैलेंजिंग रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। उन्होंने कहा फेक रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, और माइंडलेस रिचुअल्स को उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। पिलग्रिमेजेस, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी धार्मिक यात्राओं की कोई जरूरत नहीं है, महंगी धार्मिक यात्राओं की, बल्कि उन्होंने आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा को भी उन्होंने कहा कि उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जहां आप मूर्ति पूजा को एक आधार बना लेते हैं जातिगत डिवीजन का, तो उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर तो फॉर्मलेस है, आप उसका कोई रूप बना ले तो भी उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा, और इससे उन्होंने प्रीस्टली डोमिनेंस जो थी ना हिंदू धर्म में और इस्लाम में भी, जो उलेमाओं की जो पकड़ थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने तीखी आवाज उठाई, ठीक है। ठीक है, और उनकी फेमस सेइंग जैसे पूजा पथ करत मूर्ख भूला, बिनु सतगुरु मुक्ति ना पाए, मतलब फूल्स गेट लॉस्ट इन रिचुअल्स विदाउट द ट्रू गुरु नो लिबरेशन। उन्होंने कहा कि मतलब मूर्ख ही होते हैं वो जो सिर्फ रिचुअल्स पर ध्यान देते हैं, गुरु के बिना जो है आपको सही मार्ग और मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये उनका कहना था, ठीक है। तो इसका मतलब है ही वॉज अगेंस्ट फेक रिचुअल्स, ठीक है। उसके अलावा निर्गुण भक्ति, जैसा उन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है, फॉर्मलेस है, ठीक है, और इसीलिए वो सबके लिए एक जैसा है और नामों से भी परे है, धर्मों से भी परे है, और इस उनकी इन बातों ने धर्म को उनको सबके लिए जो है वो डिवोशन को एक्सेसिबल बना दिया। यानी भक्ति हर किसी के लिए जो है आसान है, वो उन्होंने इसके जरिए वो है कर दिया, ठीक है। अटैकिंग सोशल बैरियर, कास्ट सिस्टम जो सोसाइटी में था उसको कबीर ने पूरे तरीके से नकार दिया और मीनिंगलेस बताया, ठीक है। और साथ ही उन्होंने कहा कि गॉड केयर्स ओनली फॉर इनर प्योरिटी नॉट बर्थ, मतलब अगर ईश्वर को किसी चीज की फिक्र है तो वो आपकी अंतरात्मा की शुद्धि की, मतलब आपका अंतरात्मा पवित्र होना चाहिए, ना कि आप किस जाति में पैदा हुए, ठीक है। तो जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, डोंट आस्क सेंट्स कास्ट, आस्क फॉर हिज नॉलेज, मतलब साधु की जात मत पूछिए, उसके ज्ञान को पूछिए, ठीक है। ये कहना था किसका? कबीर का। प्रमोटिंग कल्चरल सिंथेसिस, अब कबीर ने क्या किया कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जैसे राम, रहीम, अल्लाह, खुदा, इसमें उन्होंने फ्रीली बिना डरे जो है ये टर्म्स का यूज किया, और उन्होंने ये कहा कि ये सब एक ही ईश्वर के नाम है। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान खुदाई, कहो कबीर से एक है, दूजा कहू ना जाई, ठीक है। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि हिंदू राम राम कहते हैं, मुस्लिम खुदा कहते हैं, कबीर कहते हैं दोनों एक हैं, और उसके अलावा उस ईश्वर के अलावा और कोई दूसरा ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता, सब बस उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, ठीक है। तो ये आइडिया था किसका? कबीर का। तो ऑब्वियस है ना, ये धर्मों के बीच में एक कल्चरल सिंक बनाने में बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले कर दिया। उनकी लॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट थे वो इतने स्ट्रांग थे कि उसके अगेंस्ट दूसरे जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो कोई अपना जो है वो किसी भी तरीके का जो सामने जो है वो लॉजिक रख ही नहीं पाए। कॉमन स्पिरिचुअल लैंग्वेज, उन्होंने कई कॉन्सेप्ट्स का ब्लेंड कर दिया, और टेंशन जो है वो धर्मों के बीच में जो थी पहले से एग्जिस्ट करती उसको कम किया, और साथ ही एक दूसरे के प्रति धर्मों के बीच में सौहार्द का, टॉलरेंस का भाव जो है और रिस्पेक्ट का भाव उन्होंने पैदा किया, ठीक है। तो ये कल्चरल सिंथेसिस वो लेकर आए। साथ ही सिंप्लिसिटी एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज, अब भाषा कौन सी यूज की? सभी जो भक्ति संगीत की तरह उन्होंने सिंपल हिंदी भाषा, ठीक है, उससे हिंदी के भी डायलॉग जैसे ब्रज भाषा, सदुकड़ी, ये सब उन्होंने इस्तेमाल किए ताकि हर कोई उनकी भाषा को समझ जा पाए, ठीक है। और उन्होंने एग्जाम्पल ऐसे यूज किए कि जैसे चरखा और वीवर्स लूम, ये ऐसी जो चीजें उन्होंने यूज की, उससे क्या हुआ कि उससे और उन एग्जाम्पल्स को यूज करके वो सबके लिए आसान बना दिया उन्होंने धर्म को एक्सेस करना,
ठीक है, और ऐसे लगने लगा कि वो उनसे जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। साथ ही ओरल ट्रेडिशन में बीजक और सखी, उनकी शॉर्ट पंची सेइंग्स जिन्हें सखी कहते हैं, और उनके जो संगीत के तरीके से दोहे गायन किए जाते हैं, वो आज भी लोग याद करते हैं और पॉपुलर कल्चर में आज भी ये पूरे तरीके से समाहित है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। तो मेनली कबीर की टीचिंग्स आपको मैंने जैसा शुरू में ही बताया था, दे लेफ्ट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, और दे यूनिफाइड कल्चर्स, हिज टीचिंग्स यूनिफाइड रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, और ही फियरलेसली अटैक्ड ऑन रिचुअल्स, कास्ट सिस्टम एंड हिपोक्रेसी ऑफ द सोसाइटी। और उन्होंने यूनिटी की बात की कि सभी धर्मों में समभाव होना चाहिए, टॉलरेंस फॉर ईच अदर, वो सब उन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मर्स लाइक बासवा। ठीक है, रोल बताना है आपको यहां पे, रोल ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मर लाइक बासवा इन शेपिंग सोशो कल्चरल लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, अब पहले तो बासवा के बारे में आपको यहां बताना होगा, क्योंकि बासवा के ऊपर ही सवाल पूछा गया। तो बासवा was a saint who fiercely fought rigid caste system and rituals in 12th century कर्नाटका। तो कर्नाटका में जन्मे थे। ठीक है, और वहां पर उन्होंने जो समाज में खासतौर पर रिजिड कास्ट सिस्टम था उसका पुरजोर विरोध किया। ठीक है, वो एक मिनिस्टर भी थे और एक सेंट भी थे। उन्होंने वीरशैव लिंगायत मूवमेंट की स्थापना की थी। ठीक है, और उनकी जो रेडिकल थॉट थी सोशल इक्वालिटी को लेकर और भगवान शिव को लेकर जो उनका समर्पण था, वो ही उनकी टीचिंग्स में भी झलकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब दूसरा, तो इसमें हमने देखो ये बोला कि शुरुआत की कि कास्ट सिस्टम पर उन्होंने फियर्सली एक अटैक किया, वीरशैव लिंगायत मूवमेंट की स्थापना की 12वीं शताब्दी में। ठीक है, और धर्म को सबके लिए एक्सेसिबल, वही कबीर जैसे, क्योंकि भक्ति काल के सेंट्स की तरह ही बाकी सेंट्स की तरह उन्होंने भी वैसे ही किया। बासवा ने पुराने कस्टम्स को जो वो पूरा एक तरीके से बदलने की बात की और नई कम्युनिटी डेवलप की, जो वीरशैव या लिंगायत, यानी ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर कोई ऐसी रिजिडिटी ना हो, जिसके अंदर ये भेदभाव वाली चीजें ना हो, ऐसी एक कम्युनिटी उन्होंने बनाने की कोशिश की। उनकी जो टीचिंग्स और एक्शंस थे सीधा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, और उन्होंने बातें की डिग्निटी ऑफ लेबर की। ठीक है, उन्होंने महिलाओं के उत्थान की बातें की और सोसाइटी को पूरे तरीके से बदलने की बात की। ठीक है, अब इसमें मेन बॉडी पे आते हैं कि इंपैक्ट क्या था, रोल क्या था उनका ये। ठीक है, बासवाज ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट, पहला कि उन्होंने कास्ट सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है, उन्होंने कास्ट सिस्टम, उन्होंने कहा कि बर्थ हायरार्की, ये ऑलमोस्ट भक्ति काल के ज्यादातर सेंट्स ने ये चीज को प्रमोट किया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भगवान शिव के प्रति आपकी आस्था होना चाहिए, इष्ट लिंग की तरफ, ना कि आपके जन्म के आधार पे आपको कोई प्रिविलेज मिलना चाहिए। उन्होंने कहा सभी इंसान बराबर हैं, ऑल ह्यूमंस आर इक्वल। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि वर्क इज वर्शिप। ठीक है, काया कवे कैलासा, इसका मतलब आपका कोई भी काम है छोटा या बड़ा, वो आपकी पूजा है, और ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके का काम करते हैं। तो ये उन्होंने कहा। दूसरा, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, वीर शैव जो थे उन्होंने जनेवर या जनेऊ जो डाला जाता था पहले, उसको उन्होंने बिल्कुल, जो गले में धारण किया जाता था उसको बिल्कुल त्याग दिया, क्योंकि वो ब्राह्मणिज्म का या फिर ऊंची जाति का प्रतीक माना जाता था। तो उन्होंने उसको त्याग दिया ताकि सबको बराबरी का दर्जा मिले। ठीक है, और उन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस और कास्ट सिस्टम उसको भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उनके फॉलोअर्स, जैसे जिन्हें शरणा कहा जाता था, वो सभी जातियों से आते थे, चाहे वो निचली जाति के अनटचेबल्स हों, और सभी एक साथ बैठ के खाना खाते थे। इवन सभी जो स्ट्रिक्ट सोशल रूल्स जो थे वो उन्होंने तोड़ डाले वीरशैव लिंगायत कम्युनिटी के जरिए। ठीक है, मतलब इसमें सबको बराबर रखा जाता था। महिलाओं के लिए, अब एम्पावरिंग वुमेन, बासवा ने कहा कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार होना चाहिए ईश्वर को पूजने का जितना पुरुषों को है। ठीक है, और कई वुमेन पोएट्स जो हैं वो रिस्पेक्टेड पोएट और सेंट्स बन गई
उनके उनके लिंगायत कम्युनिटी की, जिन्हें शरणीज कहा गया। ठीक है, तो शरणा जो हो गए वो मेल्स और फीमेल शरणीज कही गई। ठीक है, एग्जाम्पल अक्का महादेवी जो उनके इस एक्ट से निकली, उन्होंने पावरफुल डिवोशनल पोएट्री लिखी और अपने शर्तों पे जिंदगी जी। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं कि समाज बताएगा उन्हें कि ये आपको करना है, ये नहीं करना है, तो उन्होंने बिल्कुल अपनी शर्तों पे जिंदगी जी और सोसाइटी के नॉर्म्स जो महिलाओं के लिए थे उन्हें पूरी तरीके से चैलेंज किया। प्रमोटिंग डिग्निटी ऑफ वर्शिप, बासवा ने कहा कि आप किसी भी तरीके का अगर कार्य करते हैं और अपनी पूरी निष्ठा से करते हैं, ठीक है, तो आप आध्यात्म और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। तो उन्होंने बेसिकली, जो कोई लोग बहुत मैनुअल लेबर भी करते थे या बिल्कुल ऐसा काम जो करते थे जो शारीरिक श्रम वाला, उनको भी ऊंचे सम्मान देने की बात की। ठीक है, शेयरिंग वेल्थ, दसोहा, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मेहनत से जो भी पैसा कमाते हैं वो आपको जो है अपने पूरे समुदाय के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ जो है वो बांटना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि सबका जो है वो विकास होगा, सोशल वेलफेयर फॉर ऑल होगा। तो ये उन्होंने प्रमोट किया बासवा ने। ठीक है, तो बासवा आप समझ सकते हो कितने लॉजिकल है। वो कास्ट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, वो विमेन एम्पावरमेंट जो है वो चाहते हैं, साथ ही वो जो मैनुअल लेबर है उसकी कंडीशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको डिग्निटी के साथ जीना सिखाना चाहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग कम्युनिटी एंड सिंप्लीफाइंग वर्क। नेक्स्ट इज, अब देखो उन्होंने अनुभव मंडप बनाया। बासवा ने एक यूनिक डेमोक्रेटिक फोरम बनाया, अनुभव मंडप, जहां सभी बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो आध्यात्म पर और ईश्वर पर खुल के बात कर सकते थे, फिलॉसफी पे, सोशल इश्यूज पे। आप समझ रहे हैं, मतलब जहां डायलॉग्स में निचली जाति के लोगों को कोई आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था, तो उन्होंने अनुभव मंडप के जरिए सभी लोगों के एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस और जीवन के सबको वहां पर बांटना शुरू किया और बराबरी प्रदान की। ठीक है, एक यहां पे जिसे आप कह सकते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो सबको एक्सेसिबल नहीं थी, वो भी उन्होंने उनको दी। सिंपल पर्सनल फेथ, तो उन्होंने कहा कि आप बस इष्ट लिंग को पूजें, भगवान शिव को, और जो बाकी जो मंदिरों से जुड़े हुए अनुष्ठान और रिचुअल्स हैं उनको करने की जरूरत नहीं है। और इससे फिर से वही बात हुई कि इसको फॉलो करना सभी के लिए आसान हो गया, एक्सेसिबल हो गया सभी के लिए। मोबाइल प्रीस्ट, जंगमाज, अब क्योंकि होता क्या था कि उन्होंने ऐसे कुछ साधु या प्रीस्ट बना डाले, मान लीजिए कुछ अनुष्ठान करने जो जरूरी है, तो उसके लिए वो हर जगह जा करके आपके जगह कराएं, क्योंकि पहले क्या होता था कि मंदिरों में और आसपास जाकर ही आप अपने अनुष्ठान करा सकते थे। अब ये आपके घर द्वार तक आने लगे, जिन्हें जंगमाज कहा गया, तो वो भी उन्होंने बनाए। ठीक है, कंक्लूजन, अब देखें तो बासवा ने एक पावरफुल लेगेसी छोड़ दी, जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, सोशल जस्टिस को प्रमोट किया, वीर शैव मूवमेंट के जरिए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश की जहां पे इक्वालिटी हो, साथ ही फेथ को निभाना, फॉलो करना बहुत आसान हो, सिंपल हो, साथ ही कर्नाटका के सोशल और रिलीजियस लैंडस्केप और वहां के लोगों की सोच को हमेशा के लिए बदल के रखती है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अपना कंक्लूजन बना सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सूफी मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया अंडरवेंट। अब देखो ये अगला 6th क्वेश्चन जो है, सूफी मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया अंडरवेंट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन विद इमर्जेंस ऑफ चिश्ती एंड सूरावर्दी सिलसिलास, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। पहले तो अगर आपको चिश्ती और सूरावर्दी सिलसिला के बारे में पता है ना, तो इस सवाल को देख के आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूफी मूवमेंट बेसिकली, इसमें चिश्ती और सूरावर्दी ये दो बिल्कुल डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। बिल्कुल, अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे। देखो अब इसका इंट्रोडक्शन, कि सूफी मूवमेंट जो भारत में था उसमें कुछ बदलाव आए चिश्ती और सूरावर्दी सिलसिला की वजह से, तो इसको आपने एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो ये उसने सवाल दिया है। अब हम देख लेते हैं इसमें। देखो आंसर क्या होगा, पहले तो आप चिश्ती एंड सूरावर्दी सिलसिला ऑर्डर्स फंडामेंटली चेंज हाउ सूफिज्म वर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। सूफिज्म जिस तरीके से भारत में व्यवस्थित था और किस तरीके से लोग उसे परसीव करते थे, उसको बदल के रख दिया इन दोनों ही सिलसिलाज ने, चिश्ती ने भी और सूरावर्दी ने भी।
दोनों सिलसिला भारत पहुंचे 12वीं-13वीं शताब्दी में, और इस समय तक सूफिज्म बहुत लेस स्ट्रक्चर्ड था, लेकिन इन दोनों अलग अलग सूफी सिलसिलाज ने, ऑर्डर्स ने ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बना दिया किसको, सूफिज्म को, ठीक है। और डिस्टिंक्ट रूल्स, अलग अलग उनके रूल्स थे, ठीक है। अब उनके तरीके अलग थे समाज में रहने के, समाज से इंटरेक्ट करने के, ठीक है। और पूरे माहौल को, एनवायरनमेंट को उन्होंने बदल के रख दिया, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ये एक जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब दूसरा इंट्रोडक्शन कैसे बन सकता है कि चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिला जो है उनकी कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोच थी। अब इसमें आपने बता दिया कि वहां आपने उनको बताया कि किस तरीके से वो कॉमन थे, उन्होंने एक बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज कर दिया सोसाइटी में। यहां आप कह रहे हैं कि दोनों के आइडियाज कॉन्ट्रास्टिंग थे, ठीक है, यहां आप ये कह रहे हैं। बट जो बेसिकली पर दोनों में एक चीज कॉमन भी थी, गॉड से क्लोजनेस की बातें, तो वो दोनों में कॉमन थी, ठीक है। तो हमने कहा चिश्ती और सुहरावर्दी ऑफर्ड कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस टू सूफी लाइफ, बट एक चीज में दोनों कॉमन थे, क्लोजनेस टू गॉड के मामले में, ठीक है। अब जैसे डिफरेंसेस क्या थे यहां एक बार हाईलाइट कर देते हैं इंट्रोडक्शन में। इन एक्सेप्टिंग रॉयल गिफ्ट, चिश्ती कहते थे कि कोई भी जो रॉयल गिफ्ट हैं, जो सुल्तान या बादशाहों से हमें नहीं लेने चाहिए, उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। वहां सुहरावर्दी कहते थे कि हमको वो सारे गिफ्ट्स लेने चाहिए ताकि हम खाकाओं को, दरगाहों को, मदरसों को सपोर्ट कर पाए, तो हमें वो माल और इल्म सब लेना चाहिए, ये उन्होंने कहा, ठीक है। तो दोनों के अप्रोचेस डिफरेंट है, बट दोनों का मकसद सोसाइटी में बेहतरी, ठीक है, और एक तरीके से लोगों के विचारों की शुद्धि और डिवोशन टू गॉड और क्लोजनेस टू गॉड था, ठीक है। वही भक्ति की तरह ही सूफिज्म में भी इसी तरीके का भाव। अब हाउ टू सिलसिलास ट्रांसफॉर्म्ड सूफिज्म, सूफिज्म में बदलाव कैसे ला दिया इन्होंने। पहला, डिफरेंट स्पिरिचुअल स्टाइल्स। चिश्ती ऑर्डर की बात करें हम तो ईश्वर, अल्लाह के प्रति या गॉड के प्रति इंटेंस लव होना चाहिए, एक चीज वो ये कहते थे। और एक चिश्ती सेंट को, जो बेसिकली चिश्ती परंपरा में बोला जाता था कि उन्हें धन माया से कोई मतलब नहीं है, तो दे लिव्ड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी। दूसरों की सेवा करना ही परम मकसद होना, सर्विंग अदर्स यूजिंग म्यूजिक, मतलब उसमें क्या होता था, समा बांधा जाता था। समा बेसिकली वो म्यूजिकल नाइट जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईश्वर के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को अनुभव कराया जाता था, ठीक है। तो एग्जाम्पल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के, इन्होंने बहुत सिंपल सादे तरीकों का इस्तेमाल किया और सादगी भरा जीवन देने का जो है वो आइडिया लोगों तक पहुंचाया। वही सुहरावर्दी की बात करें तो इसमें शेख बहाउद्दीन जकरिया जो मुल्तान वाले थे, उन्होंने इसको स्थापित किया और कहा कि आपको इस्लामिक रूल्स, शरिया रूल्स को फॉलो करना चाहिए अलॉन्ग विद सूफी प्रैक्टिसेस, और आपको गरीबी में जीने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम पॉवर्टी वाली लाइफ को उन्होंने प्रमोट नहीं किया, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन एक्सट्रीम पॉवर्टी। ऑपोजिट व्यूज, अब रूलर्स और उनके पैसे को लेकर ऑपोजिट व्यूज थे दोनों ही सिलसिला के। चिश्ती, जैसा मैंने कहा शुरू में ही, इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था आपको कि चिश्ती ने कहा कि सुल्तानों से दूर रहे और उनके दरबारों से भी, और उनकी ग्रांट और कैश गिफ्ट्स को इन्होंने नकारा कि भाई नहीं चाहिए हमें, ठीक है। बहुत सादे, बिल्कुल स्मॉल वॉलंटरी डोनेशंस, वो जो छोटी छोटी थी वो एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। एग्जाम्पल, निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने जो तोहफे भिजवाए थे वो सब जो है उन्होंने मना कर दिए। सुहरावर्दी सिलसिला की बात करें तो सुहरावर्दी का आइडिया था कि हमें रॉयल हेल्प एक्सेप्ट करनी चाहिए, अगर जागीरें मिलती हैं तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट की, ठीक है। और क्यों, उनका मानना था कि जो वो माल और इल्म उनके पास है उसके जरिए वो खाका, माल होता है प्रॉपर्टी, इल्म नॉलेज, उसके जरिए वो जो ऐसे हैं खाका या हॉस्पाइसेस जहां पे बच्चे पढ़ने आते हैं सूफिज्म की टीचिंग्स लेने, तो वहां पर हम ज्यादा बेटर सुविधाएं दे सकते हैं और चैरिटी में भी काम आ सकता है। तो एग्जाम्पल, बहाउद्दीन जकरिया ने सुल्तान इल्तुतमिश से बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस इन अप्रोच था, ठीक है। दोनों का लोगों तक पहुंचने का तरीका भी अलग था, रीचिंग आउट टू पीपल डिफरेंटली। चिश्ती ओपन डोर पॉलिसी, सभी के लिए उनके खाके खुले हुए थे, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए बराबरी, ठीक है। हाई कास्ट लो कास्ट कोई फर्क नहीं पड़ता,
बिल्कुल लोकल लैंग्वेजेस का यूज किया, कव्वाली गायन पर फोकस था, कस्टम्स पर, ठीक है। और खाका बेसिकली ऐसे थे जहां पर सभी लोग जो है वो एक कम्युनिटी में आकर के एक साथ मिलजुल के रह सकते थे। खाका वो जगह है जहां पे ये सूफी संत रहा करते थे, उनके शरण में सभी लोग आ सकते थे। सुहरावर्दी टीचिंग्स पे ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है, और इस्लामिक ट्रेडिशंस पर ज्यादा फोकस था। चिश्ती का बिल्कुल भी इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स या शरिया लॉज वो बिल्कुल प्रमोट नहीं करते थे, वहीं सुहरावर्दी इस्लामिक ट्रेडिशंस को ज्यादा फोकस रखते थे, ठीक है। और एक और चीज, चिश्तीज क्या कोई भी धर्म हो, सभी धर्म के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे, सबको जो है वो बराबरी का स्थान देने की बातें करते थे। सुहरावर्दी में ऐसा नहीं था, वो नॉन मुस्लिम्स की तरफ ज्यादा उनका तो कोई वो नहीं था कि उनको जो है वो अपनी लोकल प्रैक्टिसेस में शामिल करें, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस था, ठीक है। अब दोनों ने ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है। जैसे दोनों ही ऑर्डर्स में क्लियर चेन ऑफ टीचर्स थी, पीर मुरीद की परंपरा। एक टीचर पीर होता है, मुरीद स्टूडेंट होता है, कि मैं अपनी टीचिंग दूसरे को दूं, दूसरे से वो अपने स्टूडेंट को दे, इस तरीके से एक चेन बनती जाए। ये दोनों में ही अनब्रोकन चेन थी, चाहे आप चिश्ती ले लें चाहे सुहरावर्दी ले लें, ठीक है। और इसी वजह से ये देश भर के अलग अलग हिस्सों में दोनों ही ऑर्डर्स या दोनों ही सिलसिले फैले भी ज्यादा, ठीक है। पावरफुल सेंटर खाका जैसे कई सारे जहां पर इनके जो बेसिकली एजुकेशनल सेंटर्स होते थे, खाका, अजमेर, दिल्ली, मुल्तान, यहां पर सूफिज्म बहुत अच्छे से स्प्रेड हुआ और ये स्पिरिचुअल सेंटर बन के उभरे। और बेसिकली कई बार तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से बहुत ज्यादा क्राउड्स भी यहां पर आना शुरू हो गए, ठीक है। इंपैक्ट ऑन कल्चर, खासतौर पे चिश्ती की बात करें तो चिश्ती ने क्या किया, लोकल लैंग्वेज का यूज किया, लोकल कस्टम्स का यूज किया, हिंदू मुस्लिम अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाया। आज भी आप देखेंगे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे सब लोग जाते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, ठीक है। और एक हार्मनी का भाव उन्होंने बना दिया। हिंदी शब्दों का यूज बातचीत में सूफी होने के बाद भी, तो उसने सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया उसे, ठीक है। अब कंक्लूजन में भी वही कि चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिला turned सूफिज्म into पावरफुल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स। इससे पहले अनऑर्गेनाइज्ड कह सकते हो आप सूफिज्म को भारत में, इन दोनों सिलसिला से पहले भी सूफिज्म भारत आ गया था, बट दे वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ऑल्दो देयर डिफरेंट स्टाइल्स टू अप्रोच किंग सुल्तान्स एंड पीपल, दे वर वेरी डिफरेंट विद ईच अदर, बट देयर वर सम कॉमन थिंग्स, जैसे कि क्लोजनेस टू गॉड, एक चीज दोनों में कॉमन, दूसरा हेल्पिंग पीपल, दोनों में कॉमन, ऊपर से मेकिंग चेन्स ऑफ पीर एंड मुरीद, मतलब स्टूडेंट टीचर वाली जो परंपरा है वो दोनों में कॉमन थी। दिस मेक द सूफिज्म एक्सेसिबल टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये आप कंक्लूड करते हैं, वही जो चीजें हमने सारी अभी मेन बॉडी में सारी बात डिस्कस की, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ रामानंदा's टीचिंग्स ऑन भक्ति मूवमेंट एंड देयर रोल इन फॉस्टरिंग सोशल हार्मनी इन मेडिवल इंडिया। अब देखो, आज हमने कितने सारे भक्ति काल के जो है वो सेंट्स की बातें कर ली, हमने कबीर की बात कर ली, हमने बासवा की बात कर ली। नाउ इट इज टर्न फॉर रामानंदा। रामानंदा एक्चुअली कबीर टीचर, ठीक है। तो उनकी बात कर लेते, क्योंकि जब भी आएगा तो भक्ति काल के इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के ऊपर सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उनके इंडिविजुअल थॉट आइडियाज पर ज्यादा आ जाएगा, या उनके इम्पैक्ट क्या रहे सोसाइटी पे। तो वही इम्पैक्ट की बात हो रही है रामानंदा की टीचिंग्स में, ठीक है। और कैसे उन्होंने सोशल हार्मनी जो है वो प्रमोट की, ठीक है। जैसे कबीर की तो हमने बात कर ली, कुछ ऐसा ही सवाल कबीर को लेकर भी था, ठीक है। इंट्रोडक्शन, रामानंदा चैटर्ड कास्ट एंड रिलीजियस वॉल्स, उन्होंने सब दीवारें तोड़ डाली जो धर्म और जाति की, और डिवोशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाया। 15th सेंचुरी के भक्ति सेंट थे, उत्तर भारत में पैदा हुए, ठीक है। और हिज लव फॉर गॉड रामा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि रिचुअल्स को निभाने की जरूरत नहीं है, और आपकी ऊंची जाति का होने की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर को किसी भी जाति का होके, किसी भी वर्ग से होके उसी तरीके से पूछ सकते हैं जिस तरीके से कोई और आपको फालतू के अनुष्ठान और बलिदान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही चीज आप दूसरी जो है
बेसिकली रामानंदा ने मासेस को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया और रेडिकल इक्वालिटी बताई। उन्होंने हिंदी भाषा में लोगों को पढ़ाया। उनके शिष्य सभी बैकग्राउंड से आते थे और उन्होंने भक्ति मूवमेंट को एक पावरफुल फोर्स के रूप में बना दिया। अब देखो, पहले में हमने बताया कि वो कहां से आते थे और राम भक्त थे रामानंद, तो ये हमने बताया। और उन्होंने रिचुअल्स को जो है वो गलत बताया और हाई बर्थ प्रिविलेजेस को भी उन्होंने बताया कि वो भी नहीं होने चाहिए सोसाइटी में। लेकिन दूसरे वाले में हमने ये बताया कि उनका उन्होंने कैसे एक्सेसिबल बनाया, सिंपल लैंग्वेज का यूज किया, ठीक है, और अलग अलग जाति के लोगों को प्रैक्टिकली अलग अलग जाति के लोगों को अब टीचिंग्स दी, ठीक है। उनके स्टूडेंट्स में कोई जुलाहा था, कोई कॉबलर या मोची था, कोई नाई था, बार्बर था, तो मतलब सब अलग अलग जो है वो कास्ट के लोग थे जिनको उन्होंने अपने यहाँ टीचिंग्स दी। और उन सब स्टूडेंट्स ने और आगे जाके प्रभावित किया सोसाइटी को। तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि वो पीपल्स गुरु थे। उन्होंने इतने सारे लोगों को शिक्षित किया और उन्होंने और समाज को शिक्षित किया, ठीक है। तो ये हम इस तरीके के 2 इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रामानंदास रेवोल्यूशनरी रोल। ये आप मेन बॉडी की हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पहला सब हेडिंग, सोशल इक्वालिटी एंड कास्ट रिजेक्शन। उन्होंने अपने शिष्य अपने शिष्य बनाने के लिए सभी के लिए जो है वो ओपन रखा था उसे। तो ओपन डिसाइपलशिप मतलब कोई भी उनका शिष्य बन सकता है, वो किसी भी जाति का हो। जैसे मैंने बताया, कबीर एक जुलाहा थे, मतलब कपड़े बुनते थे। रविदास एक मोची थे। सेना एक नाई थे। तो सब अब कोई अलग अलग सेक्ट से होने के बाद भी सब उनके यहाँ पर थे। नो बर्थ बायस, जन्म से किसी को भी कोई खास प्रिविलेज नहीं था। जैसे वही तो उनकी फेमस जाति पाति पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मतलब कोई भी आपकी जाति नहीं पूछेगा, अगर आप हरि को भजते हैं तो आप हरि के हो गए, मतलब गॉड के हो गए। तो ये उनकी सेइंग थी, ठीक है। तो बिल्कुल इनकी टीचिंग्स कबीर के जैसी हैं, क्योंकि कबीर के ही टीचर थे ये, ठीक है। कम्युनिटी मील्स को इन्होंने जो है प्रमोट किया, मतलब सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके वो एक साथ बैठ के खाते थे, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। कम्युनिटी मील्स को प्रमोट किया उन्होंने, ठीक है। वर्नाकुलर लैंग्वेज, हिंदी भाषा में उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी, ठीक है। संस्कृत को नकारा क्योंकि संस्कृत वाज अ लैंग्वेज ऑफ एलीट, तो उसको उन्होंने छोड़ा, और ताकि उनके जो भाषा के जरिए विचार ज्यादा से ज्यादा और हर वर्ग तक पहुंचे। सिंपल भजनों का इस्तेमाल किया उन्होंने, डिवोशनल सॉन्ग्स का, ठीक है, ताकि उनका मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाए, ठीक है। ऊपर से भक्ति पर मेन फोकस था उनका, राम भक्ति पर, ठीक है, कि डिवोशन टू लॉर्ड रामा एज सिंपलेस्ट वे टू टू द गॉड। बस आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल रास्ता क्या है, भगवान राम की भक्ति। उन्होंने ये कहा, भक्ति मेनली राम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए भक्ति थी, ठीक है। तो ये उन्होंने अपनी टीचिंग्स में अपने स्टूडेंट्स को सिखाया। और उन्होंने इसी चीज को और ज्यादा बेटर बताने के लिए कि राम क्या है, राम उनके अनुसार ये अलग अलग भाषाओं में यूज किया गया शब्द है। उन्होंने ये कहा कि राम वो है जो रम रम में बसा है, जो हर जगह बसा हुआ है वो राम है, ठीक है। तो ये उन्होंने वहां पे कहा। और इसका मतलब है कि राम किसी एक धर्म के या जाति के नहीं है, वो सबके हैं, ठीक है। इस तरीके का भाव उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। तो राम को एक यूनिफाइंग सिंबल के रूप में उन्होंने बता दिया कि राम नाम हर कोई जप सकता है, राम सबके हैं, राम जाति और धर्म से परे हैं, राम वो जो रम रम में बसे, ठीक है। चलो, एम्पावरिंग मार्जिनल ग्रुप्स, वुमेन सेंट्स। अब जो शिष्य थे ना उनके, उसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, उसमें 2 महिलाएं भी थी, सुरसरी देवी और पाद्यवती, ठीक है। तो ये दिखाता है कि उन्होंने महिलाओं को भी अपने शिष्यों में शामिल किया। डिग्निटी ऑफ लेबर, वही बासवा की तरह ही उन्होंने निचली जाति के डिवोटीज को बराबरी की संज्ञा दी और उन्होंने पूरे उस समय की सोशल हायरार्कीज को चैलेंज किया, ठीक है। तो कबीर जैसे रेडिकल और रैशनल थिंकर्स, उन सब के वो गुरु थे। और जैसे कबीर हो गए, रविदास हो गए, तो इन्होंने फ्यूचर मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। कबीर पंथी,
आप जानते हैं, और रविदास पंथ, तो ये आगे चल के बड़े मूवमेंट्स की तरह बने। लेकिन उन सब के आइडियोलॉजिकल जो टीचर थे वो कौन थे? वो रामानंदा थे, जिन्होंने कास्ट सिस्टम को आगे चल के अपने समाज में पूरे तरीके से उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। ऐसे लोगों के टीचर थे कौन? रामानंदा। और नॉर्थ इंडिया में उन्होंने भक्ति काल को फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ये भी उनके जो है बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन था। अब कंक्लूजन 1, रामानंदा ने सीड्स ऑफ सोशल इक्वालिटी जो है वो पूरे समाज में फैला दिए, खास तौर पर उत्तर भारत में। उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, लोकल लैंग्वेजेस का यूज किया, सभी डिवोटीज को बराबरी का दर्जा दिया, चाहे वो किसी भी जाति से आता है, जुलाहा है, नाई है, कोई भी किसी भी, चाहे वो किसी ऊंची जाति से भी आता है, सबको बराबरी का दर्जा दिया। ठीक है, तो उन्होंने सोशल हार्मनी बनाने में उत्तर भारत में जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया 15वीं शताब्दी में, और आगे के लिए भी जो है एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ा, और बड़े सारे फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए जो बीज था या सीड था वो उनके द्वारा बोया गया था। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एनालाइज हाउ पर्शियन एंड अरेबिक लिटरेरी वर्क्स contribute to our understanding of medieval society and culture। ठीक है, ये जो मेडिवल पीरियड की जो सोसाइटी और कल्चर थी, फारसी की किताबें, फारसी का लिटरेचर और अरबी भाषा का लिटरेचर कैसे हमारी उस समझ को बढ़ाता है। ठीक है, तो फारसी और अरबी के जो भी लिटरेरी वर्क्स हैं या फिर जो जिन्होंने भी वो किताबें लिखी हैं, उन्होंने क्या क्या एस्पेक्ट कवर किए वो आपको यहाँ पर बारीकी से देना है। तो मेनली पर्शियन अरेबिक टेक्स्ट आर लाइक टाइम मशीन्स। अब यानी है क्या, पर्शियन अरेबिक जो टेक्स्ट है वो टाइम मशीन की तरह ही तो है। वो हमें उस समय की बहुत सारी इंपॉर्टेंट सोशल इकोनॉमिक लाइफ, उस समय की पॉलिटिकल लाइफ की बिल्कुल पूरी जानकारी दे देते हैं। तो ये अपने आप में टाइम मशीन है। तो कुछ राइटिंग्स रूलर्स के द्वारा की गई हैं, कुछ ट्रैवलर्स के द्वारा, कुछ स्कॉलर्स के द्वारा, और फारसी और अरबी में लिखी गई ये किताबें उस समय की सोसाइटी, कल्चर, डेली रूटीन, सब चीजों को हमें हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। बस यही इंट्रोडक्शन था। दूसरा, इसमें हम बताते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड, ट्रैवल डायरीज जो पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेजेस में लिखे गए, तो ये हमें मेडिवल इंडिया की अच्छी खासी जानकारी देते हैं। ये सिर्फ राजाओं की और बैटल्स की जानकारी नहीं देते, ये हमें लोग कैसे खाना खाते थे, लोग आपस में कैसे मिलकर रहते थे, और कैसे वो पैसा कमाते थे, उस सब की जानकारी भी देते हैं। और फेस्टिवल्स कैसे होते थे उस समय के, ठीक है, मार्केट्स कैसी हुआ करती थी, आम लोगों का जीवन कैसे चलता था, वो बताते हैं। ठीक है, यहां पे आपने क्या किया, सोसाइटी, कल्चर, डेली रूटीन मेंशन किया। यहां पे बताया फेस्टिवल, मार्केट और ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट एक जैसी ही बातें, चाहे आप दोनों को इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो और ज्यादा बेटर बनेगा मेरे हिसाब से, दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे तो। नेक्स्ट, मेन बॉडी, अनलॉकिंग सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, यानी आप फारसी की सारी किताबें उठा लें, अरबी की लिखी हुई जो इंडिया के बारे में लिखी हैं, वो आपको पूरी सोसाइटी और कल्चर के बारे में सारी जानकारी दे देगा, तो अनलॉक कर देगा उस समय का सारा, डिकोड करके दे देगा आपके सामने। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर्स एंड डेली लाइफ कैसी, कास्ट एंड कम्युनिटीज हमें कहां से पता लगता है, अल बरूनी की लिखी किताब तहकीके हिंद। ठीक है, अल बरूनी ये एक ट्रैवलर जो शुरुआती इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के समय पे भारत आए थे, तो इन्होंने हिंदू कास्ट के बारे में बताया कि कैसे हिंदू जाति जो है उसमें कास्ट सिस्टम है, कैसे उसमें ऊंची जाति के लोग जो हैं वो समाज पर रूल करते हैं, क्या कस्टम्स है, उसके बारे में जानकारी दी किसने, अल बरूनी के वर्क तहकीके हिंद ने। ठीक है, किताबुल हिंद भी कह सकते हैं आप इसे। उसके अलावा इब्ने बतूता जो मोरक्को से आया एक ट्रैवलर, ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी का रूलर था उसके समय पे आया था, उसने लिखी थी रेला। रेला तो आप ये कह सकते हो जैसे आज व्लॉग्स बनाते हैं, जिसमें मान लो आप किसी दूसरे देश में गए, वहां पे एक व्लॉग शूट किया, आपने बताया यहाँ ये देखा, ये देखा, ये खाने का चीजें होती हैं, ये पीने की चीजें होती हैं, किताबे रेला में सब लिख डाला इब्ने बतूता ने। ठीक है, इंडियन फूड्स के बारे में, मार्केट्स के बारे में, महिलाएं क्या क्या रोल प्ले करती हैं, क्या क्या करती हैं सोसाइटी में, सब बता दिया रेला ने। ठीक है, रेला किताब है इब्ने बतूता की लिखी हुई, मोरक्को से आया था ट्रैवलर, चला था
हज करने, लेकिन वो फिर पता नहीं कैसे उसने दुनिया घूमने का प्लान बना लिया और फिर इंडिया भी आया। फेस्टिवल और कस्टम्स, अमीर खुसरो, जनाब अमीर खुसरो। कौन है अमीर खुसरो? अमीर खुसरो, इन्होंने 3 दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज को सर्व किया, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी और तुगलक। और अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में तो बहुत ऊंचा स्थान था इन्हें। अमीर खुसरो तूतीय हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है। इनकी, अब इनके वर्क्स में इन्होंने एक किताब लिखी खजाए उल फतह, फारसी में। उसमें उन्होंने बताया कि होली कैसे सेलिब्रेट होती है, होली के कस्टम में क्या क्या होता है, दिवाली के बारे में बहुत डिटेल में लिखा है। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के दरबारों में होली दिवाली कैसे मनाई जाती है ये बताया उन्होंने। अब बताओ उस समय के रिलीजियस टॉलरेंस को वो कैसे शोकेस करते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम्स, जियाउद्दीन बरानी ने एक किताब लिखी है साहब, तारीख फिरोज शाही, फारसी में है। ठीक है। इसमें दिल्ली सल्तनत की पॉलिसीज, टैक्सेस और जस्टिस के बारे में लिखा है। ठीक है। यानी कि तारीख फिरोज शाही के, दिल्ली सल्तनत जब नॉर्थ में एस्टैब्लिश हुई थी तो उस समय कैसे वो न्याय करते थे, क्या उनकी पॉलिसीज थी, क्या उनके यहाँ पे टैक्सेस हुआ करते थे, उस सब की जानकारी जियाउद्दीन बरानी देते हैं तारीख फिरोज शाही में। ये फिरोज शाह, ये तारीख फिरोज शाह जो है ना, एक्चुअली फिरोज शाह तुगलक जो थे ना, वो 1351 में एक रूलर बने थे तुगलक डायनेस्टी के। तो जियाउद्दीन बरानी ने एक काफी लंबा अकाउंट लिया है। उन्होंने स्लेव डायनेस्टी से लेके फिरोज शाह तुगलक तक के समय के सारे पॉलिसीज, टैक्सेस, न्याय व्यवस्था सबके बारे में लिखा है डिटेल में। ठीक है। उसके अलावा मुगलों के समय में आप ये देख लें, अबुल फजल ने एन अकबरी भी फारसी में लिखी है। ठीक है। अब ये जो एन अकबरी है ना, ये अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की हमें पूरी जानकारी दे देती है। उनका टैक्स सिस्टम, जब्ती, लैंड रेवेन्यू टैक्स सिस्टम, उनकी उनकी मनसबदारी व्यवस्था जो मिलिट्री सिस्टम से जुड़ी हुई थी, उसके बारे में सारी जानकारी दे देती है। ठीक है। तो क्या नहीं बता रही, आप ये सोच के देखो ना, ये सारी बुक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। अब सूफी किताब है मुल्फुजात, फारसी में लिखी हुई। ये चिश्ती सेंट्स किस तरीके से जो है वो हिंदू डिवोटीज को भी अपने यहाँ पे शामिल करते थे और हर किसी को बराबरी का दर्जा देते थे, उसके बारे में बताती है। ठीक है। जियाउद्दीन बरानी की जो एक किताब है, इसमें उन्होंने हिंदूज को क्रिटिसाइज भी किया अपनी राइटिंग्स में। जैसे उन्होंने ये बताया कि ऊंची जाति के लोगों को ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते हैं, निचली जाति को नहीं, वो भी। ठीक है। तो यानी ये भी दिखाता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट रिलीजन्स वर नॉट दैट टॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर। उनको एक दूसरे की जो कस्टम्स और ट्रेडिशन से परेशानियां भी थी, जो बरानी ने यहाँ पे बताया। ठीक है। तो अब नेगेटिव एस्पेक्ट भी तो दिखाएंगे ना, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ी। मतलब अगर वो लिख रहे हैं किताबें तो उस समय की सारी अच्छी बुरी चीजें बताई जाएंगी। इकोनॉमी और ट्रेड, एन अकबरी, अकबरनामा अबुल फजल ने जो लिखी है उसका 3rd वॉल्यूम है। इसमें फसलों का क्या कीमत थी उस समय पे वो बताया गया है। ठीक है। कौन कौन से क्राफ्ट हुआ करती थी, ट्रेड रूट्स कौन से थे वो बताया है उसमें। ठीक है। अकबर के समय में टैक्स सिस्टम, एक किताब है फरमान जो रॉयल ऑर्डर्स फारसी में लिखी गई है, ये बताती है कि भाई कौन कौन से टैक्सेस हुआ करते थे और किसानों पे कौन से टैक्सेस लगते थे, व्यापारियों पे कौन से। ठीक है। साथ ही लैंग्वेज एंड आर्ट्स में अगर हम बात करें, लैंग्वेज एंड आर्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। अमीर खुसरो की पोएम जो फारसी में लिखी हैं, अब देखो एक चीज बड़ी मजेदार, अमीर खुसरो वैसे तो फारसी में प्रमुख तौर पर शुरू में लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदवी भाषा की एक डिक्शनरी बना डाली, खालिक बारी, और हिंदी शब्दों को उन्होंने फ्यूज कर दिया फारसी शब्दों के साथ। तो उन्होंने लैंग्वेज में एक नया आयाम जोड़ दिया, नई तरीके की लैंग्वेज जो हिंदवी कहलाने लगी, जो हिंदी और फारसी का मिक्सचर है। ठीक है। कव्वाली का जो चलन है वो भी फारसी जो है बेसिकली ट्रेडिशन से आया और इस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को भी इसने प्रभावित किया। ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं वही चीज कि जो इस्लामिक एंड पर्शियन लिटरेरी टेक्स्ट हैं वो हमें ऑल दो हार्ट बीट तक पहुंचा देते हैं इंडिया की उस समय तक। उस समय के सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस,
मार्केट, फेस्टिवल्स, लाइफ, डेली लाइफ, ठीक है, कोर्टली लाइफ, सबके बारे में जानकारी दे देते हैं। ठीक है, तो मेडिवल सोसाइटी को ट्रू सेंस में हम तक ये पहुंचा देते हैं पर्शियन और अरेबिक लिटरेरी वर्क्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू म्यूजिकल ट्रेडिशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एंड देयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, देखो अब जैसे क्योंकि हमने वो सारी चर्चा कर ली थी अपने मेन बॉडी सेक्शन में, तो कंक्लूजन में आपको उन सब चीजों को सम अप जरूर करना है। ठीक है, वरना उन सब पॉइंट्स का कोई आधार नहीं रह जाएगा अगर आप उसको सम अप नहीं कर पाते तो। ठीक है, तो खास तौर पे कल्चर के जो जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें आप ज्यादा वे फॉरवर्ड या आप बहुत लंबा इंपैक्ट तो नहीं बता पाएंगे या क्या हुआ आगे नहीं बता सकते, तो उस केस में आप अपने उन सभी पॉइंट्स को सम अप करके जरूर कंक्लूजन में डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू म्यूजिकल ट्रेडिशंस ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत and their influence on cultural integration of medieval Indian society। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय पर जो नए म्यूजिकल ट्रेडिशंस थे उन्होंने कैसे इंडियन सोसाइटी के कल्चरल इंटीग्रेशन में योगदान दिया, वो आपको डिस्कस करना है यहां। ठीक है, तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन से न्यू म्यूजिकल ट्रेडिशन आए। तो दिल्ली सल्तनत ब्रॉट पर्शियन म्यूजिक ट्रेडिशन टू इंडिया मिक्स्ड विद इंडियन ट्यून्स, मतलब फारसी म्यूजिक आया जो भारतीय संगीत के साथ मिक्स हो गया। ठीक है, और रूलर्स और सूफी सेंट्स का इसमें, जैसे कुछ रूलर्स ने वो म्यूजिक को बढ़ावा दिया, कुछ सूफी संतों ने जो समा परंपरा यानी म्यूजिकल नाइट्स को बढ़ावा दिया, उसने भी जो है वो नया फ्रेश स्टाइल बना दिया। क्योंकि उन्होंने इंडियन स्टाइल, क्योंकि लोग इंडियन थे तो लोगों को प्रभावित करना, तो हिंदी भाषा या देसी भाषाओं का भी प्रयोग हुआ, शब्दों का प्रयोग हुआ, साथ ही हिंदुस्तानी म्यूजिकल स्टाइल जो लोगों को पसंद है उसको फारसी स्टाइल के साथ जोड़ा गया। ठीक है, जिससे हिंदूज और मुस्लिम्स शेयर्ड कल्चरल स्पेसेस में जो है वो आ पाए। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एक जैसे बन गए। ठीक है, संगीत की समझ के मामले में और संगीत को परसीव करने के मामले में। ठीक है, दूसरा, म्यूजिक एक ब्रिज की तरह काम किया उसने कम्युनिटीज के बीच में दिल्ली सल्तनत के दौर में। डिवोशनल सॉन्ग्स और रॉयल कॉन्सर्ट जो थे उन्होंने आर्ट को एक शेयर लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, अब क्या क्या है उस म्यूजिक में जो पर्शियन और इंडियन स्टाइल का मिक्स है। तो सबसे पहले सूफी कव्वालियां। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने कव्वाली गायन का इस्तेमाल किया जिसमें तालियां बजाई जाती थी और साथ ही में संगीत जो है वो बजाया जाता था। खास तौर पे ये कव्वाली परंपरा सूफी खाकों में बहुत फेमस थी, जहां पे स्टूडेंट्स जो है वो अपने पीर से, यानी मुरीद अपने पीर से जो है वो टीचिंग लेने आते थे और उन्हीं के उस स्पेस में वो रहते थे, तो वो क्या कहलाते थे, खाके। तो वहां पर भी पॉपुलर हुई कव्वाली गायन। ठीक है, उसके अलावा हिंदू पार्टिसिपेशन, लोकल हिंदूज भी इन कव्वाली जो गायन जो हुआ करता था उसमें शामिल होने लगे। और पर्शियन पोएट्री, क्योंकि बहुत सारे लोकल हिंदूज भी उसमें थे, तो पर्शियन पोएट्री हिंदी शब्दों के साथ और इंडियन आइडियाज के साथ मिक्स कर दी गई। तो सूफी कव्वाली का बहुत बड़ा रोल है दोनों पर्शियन और इंडियन म्यूजिक को जोड़ने में। उसके अलावा अमीर खुसरो जैसे लोग, अमीर खुसरो ये बोलते हैं, देखो ये बोलते हैं दुनिया भर में पोएट्स हुए। ठीक है, यूरोप में कमाल के पोएट्स हुए हैं, इंडिया में गालिब जैसे पोएट्स हुए हैं। ठीक है, अब ये पोएट्स दुनिया भर में हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि बहुत कम ऐसे कवि हुए हैं जिनके पास गाने का भी हुनर था और बजाने का भी, और कवि तो वो थे ही। उनमें से एक माने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो पोएट म्यूजिशियन, इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल एशियन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था रबाब, और एक इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वीणा। इन दोनों को जोड़ के एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया सितार। अब आप कहीं ये सोचते हो कि सितार तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट था, सितार एक इम्प्रोवाइजेशन है साहब, किसकी, रबाब एक सेंट्रल एशियन इंस्ट्रूमेंट था और उसको जोड़ दिया उन्होंने कुछ मतलब
दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को जोड़ के एक नया इंस्ट्रूमेंट बना डाला, सितार। तो सेंट्रल एशियन रबाब और इंडियन वीणा, जो हमारे यहाँ पर देवी सरस्वती के हाथ में दिखता, उनको जोड़ के सितार बनाया। ठीक है। उन्होंने कव्वाली और ख्याल सिंगिंग को बढ़ावा दिया और प्रमोट किया। उन्होंने इंडियन रागों को उनके साथ मिक्स कर दिया। जैसे मैं कुछ उनकी कॉम्पोजिशन एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज कर सकते हो, जैसे छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाई के, एक उनकी कॉम्पोजिशन है। इसमें पर्शियन शब्द भी हैं और इसमें इंडियन शब्द भी हैं। ठीक है। उसके अलावा जिहाल मिस्किन, जो मकुम तक फुल दुराए नैना बनाए बतियां, ये भी क्या है, ये भी उनकी दूसरी कॉम्पोजिशन है, जिसमें फिर से फारसी और इंडियन शब्द है, हिंदू शब्द है। तो आप समझे कि उन्होंने किस होशियारी से दो म्यूजिकल ट्रेडिशंस को मिक्स कर दिया। ठीक है, ताकि हर कोई उनके लिए उनके उस संगीत को सुने, और फिर वो संगीतों का मिक्सिंग भी जो हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत बड़ा नाम है अमीर खुसरो। ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस के लिए आप कह लें, या फिर आप ये कह लें कि कल्चर्स को एक दूसरे से जोड़ देने के लिए रिस्पॉन्सिबल अमीर खुसरो। रॉयल पेट्रनेज कोर्ट, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे ऐसे कॉन्सर्ट्स करवाए जिसमें कव्वाली गायन किया गया। हिंदू और मुस्लिम म्यूजिशियंस को एक साथ उन्होंने गवाया, तो इसका मतलब कि इससे उन्होंने पर्शियन और इंडियन म्यूजिक को मिक्स कर दिया। एक और चीज है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। एक्चुअली हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक क्या है, वेदों से जो हमारा म्यूजिक निकला, सामवेद से, वो हमारा इंडियन म्यूजिक है। आज जो हमारा दक्षिण भारतीय कार्नेटिक म्यूजिक है वो बिल्कुल वही है जैसा वेदों में लिखा गया था, मतलब खास तौर पे सामवेद में और उसके उपवेदों में, गंधर्व वेद इत्यादि में। लेकिन बाद में जब मेडिवल पीरियड में पर्शियन म्यूजिक स्टाइल इंडिया आया, वो जो हमारा जो स्टाइल था जो म्यूजिक का, उसके साथ मिक्स हो गया, और फिर वो जो नया स्टाइल बना उसको हम नॉर्थ इंडियन हिंदुस्तानी म्यूजिकल स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने प्रमोट किया हिंदू और मुस्लिम म्यूजिशियंस का गायन। नए राग बनाए गए जैसे यमन और दिलाफ। ठीक है। बेसिकली राग इंडियन ट्रेडिशन में होते हैं, और राग ये यमन और जिलाफ पर्शियन ट्यून्स के साथ बनाए गए, तो ये एक और नया फ्यूजन था। ठीक है। हिंदवी लिरिक्स, हिंदी पर्शियन भाषाओं को जोड़ ब्रज भाषा के साथ किया गया, और सभी लोग उसे फिर बड़े चाव से गाने लगे, तो ये भी एक और इंपॉर्टेंट मिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। शेयर्ड स्टोरी, सूफी जो थे उन्होंने बहुत सारी इंडियन दंत कथाओं को, हिंदुस्तानी दंत कथाओं को अपने तरीके से लोगों को कहना शुरू किया, और म्यूजिक के जरिए, तो इससे भी म्यूजिक ट्रेडिशन जो है वो मर्ज हुआ। ठीक है। साथ ही फेस्टिवल म्यूजिक, होली दिवाली पर ढोलक को यूज किया जाने लगा, ईद पर कव्वाली, ये सभी लोगों के लिए जो है वो एक्सेसिबल बना दिया, और इससे रिलीजियस मिक्सिंग भी जो है वो पॉसिबल हुई। जॉब यूनिटी, हिंदू ध्रुपद गायक और मुस्लिम कव्वाली गायक एक साथ परफॉर्म करने लगे कोर्ट रूम्स में, तो ये भी एक और बहुत बड़ी। जैसे तानसेन एक हिंदू गायक थे, और उसी समय पर मुगल कोर्ट्स में भी मुस्लिम रूल बहुत सारे जो हैं वो ऐसे गायक मौजूद थे जो फारसी में गाते थे, तो इससे क्या हुआ, मिक्सिंग हो गई पॉसिबल। ठीक है। अब इसमें क्या है कंक्लूजन में, कि म्यूजिक मेड कल्चरल शेयरिंग नेचुरल इन डेली लाइफ। तो म्यूजिक ने कल्चरल शेयरिंग को नेचुरल बना दिया, कि बिना किसी ऐसा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आप बस उन ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को एक दूसरे के अंदर समाहित करते चले गए। सूफी श्राइन, रॉयल कोर्ट हो, या फिर तो इन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशंस को मिक्स किया, और म्यूजिक की परंपराओं को भी मिक्स किया, और इससे कल्चरल जो है वो ब्लेंडिंग पॉसिबल हुई और यूनिटी उभर के आई। ठीक है। तो इस तरीके का आप एक जो है वो कंक्लूजन बना सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल रिकॉर्ड। ठीक है। इन स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स ड्यूरिंग 16th to 18th सेंचुरी, आप ये कह लें 16th to 18th, उल्टा आ गया। ठीक है। देखो यूरोपियंस भारत में जो है वो आए
सबसे पहले तो पोर्चुगीज आए थे, बट शुरू में दे केम टू इंडिया एज मेयर मर्चेंट्स, बट विद एडवेंट ऑफ ब्रिटिश ने क्या किया कि भारत में अपनी जड़ें जमानी शुरू की, फिर पॉलिटिकल एक्विजिशन भी शुरू किया उन्होंने, ठीक है। तो वो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने एक चीज की, भारत में आर्काइव्स मेंटेन किए, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हर चीज के, ठीक है। और इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट, खास तौर पे हमारे नृत्य, हमारे गायन, हमारा संगीत, उसके बारे में उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा। तो बेसिकली जो यूरोपियन कॉलोनियल रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स को आज हम कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसमें कैसे मदद की, वो हमें यहां पर देखना है। ये उल्टा लिखा हुआ है, 16 to 18 कर लेना, ठीक है, डन। अब कॉलोनियल रिकॉर्ड्स, कॉलोनियल रिकॉर्ड्स को हम ये कह सकते हैं, देखो थीम एक्सीडेंटल आर्काइव्स हैं वो। यूरोपियंस की कोई मंशा नहीं थी कि इंडियन कल्चर को वो प्रमोट करें या शोकेस करें, या ये सोचा हो उन्होंने कि भाई इतने सालों बाद जब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के कल्चर को पढ़ेंगे तो हमारे आर्काइव्स या हमारे रिकॉर्ड्स काम में आएंगे। बट दे रिकॉर्डेड इट एक्सीडेंटली, बस ये सोच के, बस उन्हें वो जानकारी जुटानी थी अबाउट इंडिया, तो दे एक्सीडेंटली मेड दोज आर्काइव्स एंड दोज रिकॉर्डेड दोज डेटास, ठीक है। तो उन्होंने, तो बेसिकली अगर कॉलोनियल रिकॉर्ड्स एक्सीडेंटली वो सब कुछ रिकॉर्ड्स ना रखते, तो शायद हमारी बहुत सारी परंपराएं गुम हो जाती, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिशियल ट्रेडर्स और आर्टिस्ट, उन्होंने डायरीज लिखी, रिपोर्ट्स लिखी, जिसमें अलग अलग नृत्यकारों, डांसर्स के बारे में, म्यूजिशियंस के बारे में, थिएटर्स के बारे में जानकारी दी है। तो वो हमें एक स्नैपशॉट दे देता उस पीरियड के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके का इंट्रोडक्शन। या फिर यूरोपियन राइटिंग्स ऑल्दो प्रेजुडिस थी, दे वर बायस्ड, बट स्टिल दे आर हेल्पफुल इन नोइंग अबाउट इंडियन कल्चर एंड आर्ट, ठीक है। तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हैं, ऑल्दो आप कॉलोनियल रिकॉर्ड्स और आर्काइव्स उठाएं तो उसमें इंडियन म्यूजिक को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया, मिसअंडरस्टैंडिंग है उसमें, लेकिन स्टिल दे आर हेल्पफुल एज दे आर रिकॉर्ड्स ऑफ आवर कल्चरल पास्ट, ठीक है। तो वो हमें जरूर वो दे देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन बॉडी पे, इनसाइट्स फ्रॉम कॉलोनियल पेन। अब कॉलोनियल लेखकों ने हमें क्या क्या बताया? पहला, उन्होंने ट्रेडिशंस को डॉक्यूमेंट किया, जैसे विलियम जोन्स जैसे राइटर्स ने, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया था, उन्होंने कई क्लासिकल रागों के बारे में जिक्र किया, कथक डांस के और भरतनाट्यम के बारे में भी उन्होंने मेंशन किया। तो ये हमें उसमें इवन ये कैसे किए जाते हैं, क्या क्या उसमें प्रॉप यूज होते हैं, वो सब उन्होंने लिख दिया। आज हमें उसके बारे में जानकारी कॉलोनियल आर्काइव से मिल जाती है। आर्ट पैटर्नेज रिकॉर्ड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली कई सारी जगहों के बारे में जो है उन्होंने रिकॉर्ड्स रखे कि कहां कहां पे नृत्य या म्यूजिक होता था। जैसे उन्हें लखनऊ के लखनऊ यानी अवध के नवाब बेसिकली जो वहां पर थे, उनके कोर्ट रूम में किस तरीके का म्यूजिक बजता था, किस तरीके का डांस होता था, उसके बारे में जानकारी दी है। थंजावुर के डांस और म्यूजिक ट्रेडिशन के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। तो ये हमें रिकॉर्ड्स के रूप में मिल जाते हैं। आज हमें बता देते हैं कि उस समय क्या क्या जो है वो डांस और म्यूजिक ट्रेडिशंस थे, ठीक है। रिवीलिंग कॉलोनियल बायस इन कंट्रोल। अब देखो, अब एक चीज बताऊं आपको, दक्षिण भारत में देवदासी ट्रेडिशन चलता था। ऑल्दो एक चीज है कि देवदासी ट्रेडिशन कुछ ऐसा था कि मंदिरों में, मंदिर की देखभाल के लिए और मंदिर में जो मूर्तियां थी उनकी देखभाल के लिए कुछ देवदासियां रखी जाती थी, और देवदासीज का काम था कि वो मंदिर की साफ सफाई करें, कल्चरल इवेंट्स पर नृत्य संगीत प्रस्तुत करें, ठीक है। साथ ही, लेकिन उसके साथ एक ईविल परंपरा भी जुड़ गई। रूलर्स ने और ब्राह्मण कम्युनिटी ने फिजिकल अब्यूज शुरू कर दिया इन देवदासीज का, और उनकी जनरेशंस को उसी तरीके के काम में डाल दिया जो दे वर नॉट हरसेल्फ विलिंग टू डू। तो वो खुद नहीं करना चाहती थी वो देवदासियां। लेकिन कॉलोनियल जो रिकॉर्ड्स हैं उन्होंने कहा कि ये चीजें इमोरल थी, और उन्होंने बैन भी लगाया ऐसे देवदासी ट्रेडिशंस पर, ठीक है। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में एंटी नाच मूवमेंट चला 1890 में, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि कई बार उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन में फ्लॉज के कारण उनको बैन भी किया, जो
किसी ना किसी वजह से सोसाइटी में किसी एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा नेगेटिवली प्रभावित करते थे, तो उन्होंने उसका भी ख्याल रखा। ठीक है, अब लेकिन इस चीज में जब उन्होंने देवदासी परंपरा पे बैन लगाया, या फिर उन्होंने जब एंटी नाच मूवमेंट 1890 में जो अंग्रेजों ने एक तरीके का वो छेड़ दिया एक आंदोलन की तरह कि ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने हमारे जो डांस ट्रेडिशन को भी तो खराब कर दिया। ऑल्दो वो चाहते थे कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज जो इससे नेगेटिवली प्रभावित हो रही हैं वो उनको बचाना चाहते थे, बट उनका बायस उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि एक आर्ट फॉर्म भी तो खराब हो रही है। दे कुड हैव, अगर कोई इंडियन रूलर होता और उस सोफिस्टिकेशन को समझते, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की जैसी होती, तो वो इस सोफिस्टिकेशन को समझते, इविल प्रैक्टिस को बंद करते, बट डांस ट्रेडिशन को तो जारी रखते जो जनरेशन से चला आ रहा है। उन्होंने उसको भी बंद कर दिया। ठीक है, तो ये रिवीलिंग कॉलोनियल बायस एंड कंट्रोल, तो ये दिखाता है। अब डिक्लाइन ऑफ रॉयल कोर्ट्स, कुछ जगहों पर ब्रिटिश ने क्या खराबी की, अवध पर कब्जा कर लिया 1856 में। ठीक है, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उस पर कब्जा कर लिया, और वहां का जो कथक का ट्रेडिशन था, वहां पे जो कथक गुरु परंपरा थी, वो खत्म ही कर दी उन्होंने। डिक्लाइन हुआ ना आर्ट का, तो ये कई जगहों पे उन्होंने अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से बहुत सारी आर्ट को जो है आर्ट लॉस भी उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, शिफ्ट टू पब्लिक थिएटर्स। ब्रिटिश नोट्स में पारसी थिएटर ग्रुप्स बेसिकली और इंडियन स्टोरीज को ब्लेंड किया गया वेस्टर्न स्टेजेस। अब उन्होंने क्या किया, बेसिकली एक फारसी परंपरा थी जो थिएटर की, और वेस्टर्न परफॉर्मेंसेस स्टेजेस पे होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि पब्लिक थिएटर वाला एक सिस्टम शुरू किया, जो बेसिकली या तो पारसी ट्रेडिशन में था कुछ, या फिर वेस्टर्न ट्रेडिशन में था। लेकिन उन्होंने इंडियन स्टोरीज को उसी थिएटर में जो है वो प्रमोट करना शुरू किया। जैसे आप शिमला का गेटी थिएटर देख लें, और भी बहुत पुराने थिएटर्स जो हैं वो देख लें, तो उनमें करना क्या शुरू किया कि इंडियन स्टोरीज का शोकेस करना शुरू किया विद वेस्टर्न स्टाइल। ठीक है, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ दैट थिएटर, और उसमें जो बेसिकली कलाकार थे वो मेनली पर्शियन थिएटर ग्रुप से थे। तो बेसिकली ये उन्होंने शुरू किया। अब नई ऑडियंसेस भी जो है उन्हें मिलने लगी। जैसे डांस को लेके कहाँ पे ट्रेडिशंस थे, जो ब्रिटिश आर्मी कैंप्स थे उसमें डांस वाज वेरी पॉपुलर, डांस परफॉर्मेंसेस, ताकि सोल्जर्स अपना जो है वो थोड़ा मनोरंजन कर सके। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि थोड़ी ट्रेडिशनल स्टाइल्स में जो है वो बदलाव आ गया, क्योंकि आर्मी जो बेसिकली के लिए जब वो परफॉर्मेंसेस होने लगी, तो उसमें खास तौर पे क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स की मौजूदगी की वजह से उसमें डिफरेंट चेंजेस आने शुरू हो गए। ठीक है, फोक आर्ट्स इन रीजनल फॉर्म्स। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ पॉजिटिव चीजें नहीं है ब्रिटिश आर्काइव्स में, नेगेटिव्स भी थे। ठीक है, या ब्रिटिश ने बहुत जगह मिस इंटरप्रिटेशन भी किया इंडियन कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का, म्यूजिक का, डांस फॉर्म्स का। ठीक है, अब कुछ ट्रैवल राइटर्स या ट्रैवलॉग्स हैं, जैसे बिशप हर्बर जो हैं नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने रासलीला जो है और बंगाल में होने वाला रासलीला जो होती है नॉर्थ इंडिया में वो, और बंगाल में जो जत्र फेस्टिवल होता है उसके बारे में उन्होंने रिकॉर्ड दिया है। ठीक है, ठीक है। आर्ट कंपनी पेंटिंग्स, अब ब्रिटिश ने खास तौर पे जो बाई परंपरा थी नॉर्थ इंडिया के म्यूजिकल घरानों में, जैसे गंगूबाई इत्यादि, जो आपने सुना होगा, गंगूबाई काठियावाड़ी एक मूवी आई थी अभी रिसेंटली, तो जो बाई परंपरा थी उसको भी डिपिक्ट किया है कि वो म्यूजिक सीखती थी, डांस सीखती थी, और वो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में, अपनी पेंटिंग्स में भी दिखाया कि हाउ ब्यूटीफुली दे यूज्ड टू ड्रेस अप, हाउ ब्यूटीफुली दे यूज्ड टू डांस, हाउ ब्यूटीफुली दे यूज्ड टू सिंग, वो सब उन्होंने शोकेस किया। ठीक है, ठीक है, किसमें, पेंटिंग्स में दिखाया ये सब चीजें कि कैसे वो नृत्य संगीत सीखती हैं, फिर नृत्य करती हैं, फिर कितना वो मेकअप करके जो ड्रेसअप होती है वो सब। ठीक है, सीड्स ऑफ रिवाइवल, कॉलोनियल स्टडीज, जैसे सौरिंद्र मोहन टैगोर के जो वर्क्स हैं, उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक डांस सिस्टम्स को रिवाइव करने में बहुत बड़ी मदद की। ठीक है, ऑल्दो ऐसा नहीं है कि देखो, मतलब जो कॉलोनियल रिकॉर्ड थे ना, ये एक साहब थे सुरेंद्र मोहन टैगोर, इन्होंने क्या किया, ये थे हिंदुस्तानी,
इन्होंने उन आर्काइव्स के जरिए बहुत सारी पुरानी आर्ट फॉर्म्स के कैसे उनको किया जाता था परफॉर्म, कैसे उसमें मान लो डांसेस थे तो कैसे परफॉर्म होता था, म्यूजिक था तो किस तरीके का होता था, उन सब को रिवाइव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया कॉलोनियल रिकॉर्ड्स ने। ठीक है, तो उन कॉलोनियल आर्काइव्स का यूज किया कुछ कलाकारों ने और बहुत सारी पुरानी परंपराओं को वापस जागृत किया। ठीक है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अब रिकॉर्ड्स, अगर हम कहें colonial records may be imperfect but irreplaceable windows of Indian art and cultural legacy। तो बेसिकली मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि चाहे उसमें कहानियां हो लेकिन फिर भी हमें बहुत सारे इंसाइट तो दे देती है उसके बारे में। ठीक है, और कॉलोनियल प्रेजुडिसेस के बाद भी, मतलब जो वो एक ही तरीके का बायस वो रखते थे, उसके बाद भी इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स में किस किस तरीके की अडेप्टेशन आई, उसको बहुत हद तक शोकेस करने में सफल रहे कॉलोनियल रिकॉर्ड्स, और जिसकी वजह से आज भी हमारे पास बहुत सारी आर्ट फॉर्म सरवाइव करती हैं। तो उसमें कॉलोनियल रिकॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो दिस कुड बी योर कंक्लूजन। अब ये देख लो, ये रहे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये देख लें, 150 वर्ड्स मतलब 10 मार्कर है। ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं जो खुद से अटेम्प्ट करने हैं आपको, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इनको अटेम्प्ट करें। आप उसके बाद जो हमारा इस YouTube वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर जाएं और वहां पर जाके अपने आंसर्स को अपलोड करें। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आपको बताएगी कि क्या जो है आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते थे, व्हाट आर द एरियाज टू इंप्रूव, और साथ ही में आपको इनपुट्स भी दी गई कि क्या आप ऐड कर सकते हैं नई चीजें। ठीक है, और साथ ही में एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप हमारे चंडीगढ़ सेंटर से 25D आ सकते हैं, वहां पर ये आंसर राइटिंग कर सकते हैं और फीडबैक ले सकते हैं, या फिर आप हमारे शिमला संजौली सेंटर पर आकर भी फीडबैक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये फाइल भी जो मैं बता दूं आपको, ये जो फाइल जो है, जो हमारा PDF फॉर डे 3, ये भी आपको पूरा मिल जाएगा उसी लिंक के जरिए। जब आप पोर्टल पे जाएंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फ्री टू अवेल फॉर ऑल, तो आप सभी जाकर कर सकते हैं। जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो सब उस पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करके वहां पे हमारे ये तीनों जो अब तक हमारे सेशन हुए हैं, डे 1, डे 2, डे 3, उनकी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।